प्रवेश कर चुके हैं हिंदी नॉवेल मास्टर की उस गुप्त दुनिया में, जहां कहानियां सिर्फ लिखी नहीं जाती, जाग उठती है। यहां हर छाया के पीछे एक रहस्य छिपा है, हर कदम पर एक अनसुनी फुसफुसाहट, और हर कहानी आपको उस अंधेरे दरवाजे तक ले जाती है जिसे खोलने की हिम्मत हर किसी में नहीं होती। डिस्क्लेमर: इस संसार के सभी पात्र, घटनाएं और स्थान कल्पना के धुएं से जन्मे हैं। इनका किसी वास्तविक व्यक्ति, संस्था या घटना से कोई संबंध नहीं है। यदि कोई समानता लगे तो याद रखिए, संयोग भी कभी कभी कहानी का हिस्सा बन जाता है। ये सामग्री केवल मनोरंजन और कल्पनाओं की रहस्यमयी यात्रा के लिए है। अध्याय 511 कत्ल के इरादे से आगमन। ये तो पागलपन है। वे तीनों बड़े कुलीन परिवारों का भी सम्मान नहीं करते और उन्हें मारना चाहते हैं। क्या तुम तीन महान कुलीन परिवारों की पृष्ठभूमि के बारे में कुछ जानते हो? तुम्हें शायद कुछ भी नहीं पता। अगर उन्होंने कोई कदम उठाया तो तुम्हें मारना उनके लिए हथेली पलटने जैसा आसान होगा। तुम्हें शुक्रगुजार होना चाहिए कि वे इतनी दूर बैठे थे कि तुम्हारी बात नहीं सुन पाए, वरना नीलामी शुरू होने से पहले ही तुम जहन्नुम में होते। तो बेहतर होगा कि तुम बाद में अपनी आंखें खुली रखना। रणवीर ने उपहास किया, फिर आदेश दिया, विक्रम, लीला के साथ अपनी जगह बदल लो। लीला त्रिवेदी ने तुरंत रणवीर के प्रति आभार व्यक्त किया और फिर विक्रम के लिए आरक्षित सीट पर उनके बगल में बैठ गई। इस तरह रणवीर दो सुंदरियों के बीच घिरा हुआ था, जिससे उसके आसपास के सभी लोग उससे बेहद ईर्ष्या कर रहे थे। भूपिंदर की आंखों से तो मानो आग बरस रही थी। लीला, मैं तुम्हें सोचने के लिए केवल एक नीलामी का वक्त दे रहा हूँ। अगर तुमने अब भी मुझे स्वीकार नहीं किया तो मुझे दोष मत देना अगर इस आदमी के साथ कुछ अनहोनी हो जाए। विक्रम ने राजकुमार भूपिंदर के कंधे पर हाथ थपथपाया। ठीक है भाई, बेहतर होगा कि तुम अपने काम से काम रखो। बोलते समय एक शक्तिशाली बल ने किसी सरौते की तरह उसके कंधे को कसकर जकड़ लिया और उसे लगभग उसकी सीट पर खींच लिया। उसी समय विक्रम से एक खून की प्यासी जानलेवा आभा फूटी और राजकुमार भूपिंदर का दिल तुरंत कांप उठा। उसके मुंह से एक शब्द भी निकालने की हिम्मत नहीं हुई। वह केवल अपने मन में ही दहाड़ सकता था, ठीक है, तुम सब बस इंतजार करो और देखो। कुछ ही देर बाद सब लोग आ चुके थे। वीआईपी रूम के अंदर आचार्य जीशान ने आखिरी बार पूछा, क्या सब तैयार है? संप्रदाय प्रमुख को रिपोर्ट, सब कुछ तैयार है। जैसे ही आप आदेश देंगे हम ऑपरेशन शुरू कर सकते हैं। ठीक है, शुरू करते हैं, आचार्य जीशान ने तुरंत आदेश दिया। जी, अधीनस्थ ने जवाब दिया और फिर वॉकी टॉकी के जरिए निर्देश जारी किए। इस बीच बैक स्टेज प्रतीक, जो लंबे समय से इंतजार कर रहा था, आदेश मिलने के बाद उसने मुश्किल से थूक निगला। आखिरकार मंच पर जाने की उसकी बारी आ ही गई, लेकिन उसे कोई उम्मीद नहीं थी क्योंकि वह अच्छी तरह जानता था कि उसके भाषण के कितने भयानक परिणाम होंगे। मगर उसके पास अभिनय करने के अलावा कोई चारा नहीं था। अब इसका आचार्य जीशान से कोई लेना देना नहीं था। उसकी जान अब रणवीर के हाथों में थी। भले ही आचार्य जीशान का आदेश न हो, फिर भी उसे अभिनय करना ही था। उसने तुरंत एक गहरी सांस ली और भारी कदमों से मंच की ओर बढ़ा। वहां मौजूद हजारों दिग्गजों को देखकर और यह जानकर कि वह बोलने वाला है, उसके पैर कांपने से नहीं रुक रहे थे। आखिरकार यह शुरू होने वाला है। वीआईपी बॉक्स के अंदर आचार्य जीशान स्क्रीन को घूर रहा था। उसकी आंखों में जानलेवा इरादे धधक रहे थे। नवमंडल के कर्मी तैयार हैं, 3 कुलीन परिवार तैयार हैं, जाल तैयार है। अब जिस पल प्रतीक अपना मुंह खोलेगा, रणवीर तुरंत पूरे कमरे का दुश्मन बन जाएगा। जब समय आएगा तो मौत ही उसकी एकमात्र नियति होगी और उसकी पत्नी, वह भी यही मारी जाएगी। लेकिन उसने बिल्कुल ध्यान नहीं दिया कि उस पल प्रतीक कितना घबराया हुआ था। आज की नीलामी में आप सभी का स्वागत है। जब उसने अपना मुंह खोला तो उसका स्वर बिगड़ा हुआ था क्योंकि वह बहुत ज्यादा घबराया हुआ था। तड़ तड़ तड़, दर्शकों की ओर से तालियों की गड़गड़ाहट गूंज उठी। किसी ने भी कुछ असामान्य नहीं देखा। सभी ने मान लिया कि यह एक भव्य नीलामी है। मेरी कत्ल करने की प्यास अब जागने लगी है। लोढ़ा परिवार की ओर इशारा करते हुए फिरोज ने अपने होंठ चाटे। उसके लाल घुंघराले बाल उसे किसी भूखे शेर जैसा दिखा रहे थे।
रुद्रधाम का स्वामी रणवीर रायचंद, मैं वास्तव में उससे लड़ना चाहता हूं और देखना चाहता हूं कि यह हाल ही में अभिमानी बनी पूर्वी चींटी वास्तव में कितनी शक्तिशाली है। लालवानी परिवार के छोटे मालिक गौरव ने भी ठंडे स्वर में कहा, मैं तुम्हें आधिकारिक तौर पर चेतावनी दे रहा हूं, रणवीर का सिर मेरा है। ओसवाल परिवार के जीनियस साहिल ने आलस से कहा, जैसे रणवीर को मारना बहुत ही साधारण बात हो, जिक्र करने लायक भी नहीं। तो फिर चलो अपनी अपनी क्षमताओं पर भरोसा करते हैं। फिरोज और गौरव ने बारी बारी से कहा। वे सभी रणवीर को मारने के लिए तैयार हैं। इसके विपरीत रणवीर शांत रहा, मानो सब कुछ उसके नियंत्रण में हो। हजारों लोगों की नजरों के सामने प्रतीक का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। कुछ सेकंड की चुप्पी के बाद उसने गंभीरता से घोषणा की, दरअसल आज की नीलामी में एक भी वस्तु नहीं है। इन शब्दों ने दर्शकों के बीच हलचल मचा दी। यह क्या हो रहा है? एक भी चीज नहीं? तो फिर नीलामी आयोजित करने का क्या मतलब है? क्या तुम हमारे साथ मजाक कर रहे हो? केवल 3 कुलीन परिवार और वीआईपी बॉक्स में बैठे आचार्य जीशान ही शांत रहे। बेशक कुछ भी नहीं बचा है। योजना के अनुसार अगला कदम ये घोषणा करना है कि सब कुछ रुद्रधाम के स्वामी रणवीर रायचंद द्वारा लूट लिया गया है। वह आज यहाँ सबको मारने आया है। प्रतीक द्वारा ये घोषणाएं पूरी करने के बाद असली तमाशा शुरू हुआ, क्योंकि आज की नीलामी रणवीर से निपटने के लिए अंडरवर्ल्ड की शक्ति, नवमंडल और 3 कुलीन परिवारों के बीच का एक संयुक्त प्रयास है। आप सब इस खेल में बस मोहरे हैं, प्रतीक ने माइक्रोफोन में चिल्लाते हुए कहा, अपनी पूरी ताकत लगा दी। बूम! इन शब्दों के बोले जाने के बाद आचार्य जीशान, जो अभी एक पल पहले उत्साह से इंतजार कर रहा था, और तीनों रईस अचानक सन रह गए, स्तब्ध और अविश्वास से भरे हुए। इस आदमी ने रणवीर पर आरोप लगाने की योजना का पालन नहीं किया, उसने वास्तव में सार्वजनिक रूप से उनके असली इरादों को उजागर कर दिया। लानत है, यह आखिरकार क्या रहा है? इस पल कार्यक्रम स्थल में अराजकता फैल गई। हर कोई दंग था और प्रतिक्रिया करने का कोई समय नहीं था। प्रतीक की घोषणा की आज कोई वस्तु नहीं है, पहले ही सभी के लिए एक बड़ा आश्चर्य थी। फिर यह घोषित किया गया कि नीलामी एक साजिश थी। अंधकार जगत 3 निषिद्ध भूमि में से एक, नवमंडल, ने विशेष रूप से रणवीर रायचंद को निशाना बनाने के लिए 3 प्रमुख पश्चिमी कुलीन परिवारों के साथ हाथ मिलाया है। हर कोई एक मोहरा है। ये बिल्कुल अविश्वसनीय है। क्या रणवीर रायचंद कार्यक्रम स्थल में हो सकता है? बस इस बारे में सोचने भर से ही सब चौंक गए। रुद्रधाम का शक्तिशाली स्वामी, नरक के काल जैसी एक हस्ती, जिसने एक बार 10 महान साम्राज्यों को शांत कर दिया और एक ही लड़ाई में पूरी दुनिया में प्रसिद्ध हो गया। अब हमने सभी प्रमुख शक्तियों को कुचल दिया है और पूरी दुनिया में प्रसिद्ध हैं। अंधकार जगत के 3 निषिद्ध क्षेत्रों में से केवल नवमंडल बचा है, क्योंकि अन्य 2 को रणवीर ने बहुत पहले ही नष्ट कर दिया था। यहाँ तक कि दुनिया के सबसे शक्तिशाली हत्यारे संगठन अनंत अंधेरा, जो अंडरवर्ल्ड का शीर्ष नेता था, को भी रुद्रधाम ने नेस्तनाबूद कर दिया था। ये कहना सुरक्षित है कि रणवीर की प्रतिष्ठा अभूतपूर्व और अद्वितीय स्तर पर पहुंच गई है। सिर्फ एक नाम ही पूरी दुनिया को हिला देने के लिए काफी है। अगर वह वास्तव में यहाँ दिखाई दिया तो ये भयानक होगा। लीला की सांस अटक गई। वह जानती थी कि रणवीर वहां था, लेकिन उसे नहीं पता था कि यह नीलामी वास्तव में उसे मारने के लिए एक जाल थी। मिस्टर रायचंद, आप इस नीलामी में शामिल होने के लिए यहाँ क्यों हैं? लीला हिचकिचाई। कत्ल करने, रणवीर ने ठंडे स्वर में कहा। हिस! ये सुनकर लीला का दिल बैठ गया। मिस्टर प्रतीक, तुम क्या बकवास कर रहे हो? क्या तुम्हें यकीन है कि मैं तुम्हें मार डालूंगा? तभी काले कपड़ों में एक आदमी अचानक मंच पर दिखाई दिया। वह नवमंडल से था। मुझे मत मारो, ये रणवीर। रणवीर! प्रतीक हकलाया। मैंने उसे सच बोलने का आदेश दिया था। अचानक एक भव्य आवाज गूंजी। एक ही पल में अनगिनत आंखें रणवीर की ओर मुड़ गईं। क्या वह रणवीर रायचंद हो सकता है? हर कोई बेहद घबरा गया था। असंभव, वह रणवीर कैसे हो सकता है? राजकुमार भूपिंदर हक्का बक्का रह गया और पागलों की तरह अपना सिर हिलाने लगा। लीला, मुझे बताओ, क्या ये सही नहीं है? मुझे आपको निराश करने के लिए खेद है, लेकिन वे वास्तव में रुद्रधाम के स्वामी हैं। तो अब आप जानते हैं कि आपके पिछले कार्य कितने हास्यास्पद थे, है न? लीला ने ठंडे स्वर में कहा। अध्याय 512। एक तलवार ने शीर्ष रैंक के विशेषज्ञ को पल भर में मार डाला। बूम! पुष्टि होने पर राजकुमार भूपिंदर का चेहरा मुर्दे जैसा पीला पड़ गया। रणवीर रायचंद, बस वह नाम ही उसे मारने के लिए काफी था। विक्रम, सबकी रक्षा करो, रणवीर ने तुरंत आदेश दिया। जी। विक्रम ने तुरंत सिर हिलाया। एक सरसराहट के साथ रणवीर हवा में ऊपर उठा और सीधे मंच की ओर बढ़ा। रुको! मंच पर मौजूद नवमंडल के सदस्य ने चिल्लाया। तुम खुद को समझते क्या हो जो मुझे आदेश दे रहे हो? रणवीर ने एक हथेली से प्रहार किया। पल भर में उस आदमी पर बिजली गिर पड़ी। धड़ाम! एक जोरदार धमाके के साथ उसके पास विरोध करने की कोई शक्ति नहीं थी और उसका शरीर तुरंत फट गया। खून हर जगह बिखर गया।
ये सब प्रतीक पर गिर गया, जिससे वह इतना चौंक गया कि बेतहाशा कांपने लगा। उसके होंठ थरथरा रहे थे। आह, खून! कार्यक्रम स्थल के अंदर औरतों की चीखें तुरंत गूंज उठीं। लोढ़ा, लालवानी और ओसवाल, 3 महान कुलीन परिवार। रणवीर अचानक ठंडे स्वर में चिल्लाया। उसकी आवाज किसी ड्रैगन की दहाड़ जैसी थी, जिसने पूरे कार्यक्रम स्थल को हिला दिया। ठंडी आंखों की एक जोड़ी तेज तीरों की तरह नुकीली और डरावनी थी, जो सीधे तीनों कुलीन परिवारों की ओर घूम गई। तुम क्या करना चाहते हो? लोढ़ा परिवार का मुखिया, जो 50 के दशक में एक आदमी था, तुरंत खड़ा हो गया। तुमने नवमंडल के साथ सांठगांठ की है, तो जाहिर है मैं तुम्हें मारने जा रहा हूं। रणवीर ने ठंडे स्वर में कहा। वह अपनी प्राण शक्ति का संचार पहले ही कर रहा था। आज वह उन सभी को जहन्नुम भेज देगा जिन्होंने उसे मारने की कोशिश की। रुको, ओसवाल परिवार के मुखिया ने अचानक कहा, रणवीर को ठंडी नजरों से घूरते हुए। ये सब प्रतीक की बनाई कहानी है। क्या होगा अगर वह केवल इसलिए ऐसा कह रहा है क्योंकि तुमने उसे धमकाया है? तुम सब जानते हो कि क्या हो रहा है, और मैं भी जानता हूं कि क्या हो रहा है। चूंकि तुम तीनों कुलीन परिवारों ने मुझसे निपटने के लिए नवमंडल के साथ हाथ मिलाया है, तो तुम सब आज मरोगे। रणवीर उनके शब्दों के साथ खेल खेलने के मूड में नहीं था। उसने अपना कदम उठाने के लिए अब तक इंतजार इसलिए नहीं किया ताकि प्रतीक पहले तथ्यों को स्पष्ट कर सके, बल्कि केवल इसलिए ताकि वह उन्हें असावधान पकड़ सके। घुटने टेक दो। इससे पहले कि रणवीर कोई कदम उठा पाता, ओसवाल परिवार के भीतर से एक ठंडी चीख गूंज उठी। सभी की निगाहें उस व्यक्ति की ओर मुड़ गईं जिसने बात की थी। ये साहिल है, आकाशीय सूची के शीर्ष पर एक सुपर जीनियस। तुम खुद को समझते क्या हो, जो मुझे घुटने टेकने की हिम्मत कर रहे हो? रणवीर ने उपहास किया। मेरी बात साफ साफ सुन लो, मैं साहिल हूँ, ओसवाल परिवार का युवा मालिक, आकाशीय सूची में 15वें स्थान पर। ये सुनकर रणवीर तुरंत हंसा। क्या तुमने शौर्य मेहता के बारे में सुना है? बेशक मैंने उसके बारे में सुना है। वह 10वें स्थान पर था और तुमने उसे मार डाला, लेकिन उससे क्या? मुझे बस शौर्य मेहता से लड़ने का मौका नहीं मिला, वरना मुझमें भी उसे मारने की ताकत होती। ये केवल वही अकेला नहीं है। आकाशीय सूची में हर कोई, आर्यावर्त का हर कोई जो मुझसे आगे है, उसे नीचे आ जाना चाहिए, क्योंकि तुम इसके लायक नहीं हो। साहिल ने अहंकार से कहा। दिखावे की यह आभा बहुत भारी है। हा। रणवीर ने आसमान की ओर देखते हुए पागलों की तरह हंसा। ये केवल अहंकार नहीं है, ये पूरी तरह से अज्ञानता है। आकाशीय सूची में 15वें स्थान पर है, फिर भी वह इतना अहंकारपूर्वक बोलने की हिम्मत करता है। क्या तुमने कभी सोचा है कि अगर तुम मुझसे पहले मिले होते तो तुम शीर्ष 15 में भी जगह नहीं बना पाते और मर चुके होते? तुम अपनी मौत को दावत दे रहे हो। साहिल गुस्से में दहाड़ा। मैंने तुम्हें घुटने टेकने के लिए कहा था ताकि तुम जल्दी मौत मर सको। चूंकि तुम नहीं झुकोगे तो मरो। साहिल, भूलो मत, हम अभी भी यहाँ हैं। बूम बूम। उसी क्षण लोढ़ा परिवार का जीनियस फिरोज और लालवानी परिवार का गौरव एक साथ खड़े हो गए। उसके सिर में हमारा भी हिस्सा होगा, फिरोज ने ठंडे स्वर में कहा। ऐसा नहीं है कि मैं तुम्हें कम आंक रहा हूं, लेकिन रणवीर से केवल मैं ही निपट सकता हूं। तुम सबको पीछे हट जाना चाहिए, साहिल ने उपहास के साथ कहा। क्या ऐसा है? तभी एक सवालिया आवाज साइड से आई। सरसराहट। उसी समय अचानक एक सनसनाती आवाज आई। एक ठंडी चमक कौंधी, बिजली की तरह तेज। नाजुक पल में वे पहले ही साहिल तक पहुंच चुके थे। हिस। साहिल ने तुरंत सांस ली, एक जानलेवा आभा को खुद को घेरते हुए महसूस किया। इस पल मुझे एक गहरा पूर्वाभास हो रहा है। वह बर्बाद हो गया है। पफ। पल भर में एक ठंडी चमक साहिल के सीने के आर पार हो गई। खून बिखर गया। ठीक उसके बाद पेंग, एक जोरदार धमाके के साथ साहिल का शरीर एक ही पल में फट गया। पीछे कुछ भी नहीं बचा। पूरा कमरा एक मरघट जैसी शांति में डूब गया, मानो समय जम गया हो। एक पल बाद वह जगह आवाजों के शोर से गूंज उठी। हे भगवान, मैं ये क्या देख रहा हूँ? साहिल, आकाशीय सूची में 15वें स्थान पर रहने वाले उस शक्तिशाली योद्धा का शरीर टुकड़े टुकड़े हो गया, उसके अवशेषों का एक निशान भी नहीं बचा। यह कोई भ्रम नहीं हो सकता। ये कैसे हो सकता है? अनगिनत लोगों ने पागलों की तरह अपनी आंखें मसलीं। मुझे यकीन है कि मैंने गलत नहीं देखा, साहिल सचमुच मारा गया। भूपिंदर कुर्सी पर बैठा था, उसका चेहरा पहले ही डर से पीला पड़ चुका था। जब साहिल अपना कदम उठाने वाला था, तब भी उसने उम्मीद की एक किरण जगाई थी कि विरोधी की ताकत को देखते हुए वह शायद रणवीर को मार सकेगा। नतीजों ने साबित कर दिया कि यह बस असंभव था। उसे मारने की बात तो भूल ही जाओ, उसे अपना कदम उठाने का मौका भी नहीं मिला, इससे पहले कि वह खून की धुंध में बदलकर बिखर गया। उसने वास्तव में रणवीर को नाराज करने की हिम्मत की। वह तो खुद अपनी मौत मांग रहा है। नहीं, लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। तीनों कुलीन परिवारों ने अभी अपना पूरा जोर नहीं लगाया है। रणवीर आज निश्चित रूप से नहीं बचेगा। उसके दिल में एक लौ फिर से जल उठी। झप। रणवीर ने अपना हाथ हिलाया और वृकोदर तलवार को वापस ले लिया।
तलवार से खून टपक रहा था। ये वृकोदर तलवार ही थी जिससे उसने सीधे साहिल को मार डाला। आकाशीय सूची में 15वां स्थान, एक चींटी के सिवा कुछ नहीं। जैसे ही रणवीर के गूंजते शब्द सुनाई दिए, ओसवाल परिवार का हर व्यक्ति आखिरकार अपने आश्चर्य से बाहर आया। मेरा बेटा, युवा मालिक। वे सभी सदमे में हौंफने लगे जब उन्होंने खून की बिखरती धुंध को देखा। सदमा और आक्रोश, सभी भावनाएं मिल गईं और वह मौके पर ही लगभग पागल हो गया। लानत है, मार डालो उसे, ओसवाल परिवार के मुखिया ने पागलों की तरह चिल्लाया। सुन्न। उसी क्षण 2 आकृतियां रणवीर की ओर लपकीं। वे सभी शक्ति ब्रह्म स्तर की साधना रखते हैं। ओसवाल परिवार पश्चिम के 10 सबसे प्रतिष्ठित कुलीन परिवारों में तीसरे स्थान पर है, जिसके पास एक शक्तिशाली नींव है। उनकी ताकत किसी भी तरह से आर्यावर्त के प्राचीन कुलों से कम नहीं है। रणवीर, तुमने मेरे ओसवाल परिवार के युवा मालिक को मारने की हिम्मत की। भले ही तुम रुद्रधाम के स्वामी हो, तुम आज मरोगे। एक बुजुर्ग आदमी गुस्से से भरकर चिल्लाया और रणवीर पर एक हथेली से प्रहार किया। गड़गड़ाहट। जहां से भी वह विशाल हाथ गुजरा, वहां का शून्य तुरंत उबलने लगा, कड़कड़ाने और फूटने लगा जैसे उबलते तेल की कढ़ाई में ठंडा पानी डाला गया हो। अकेले ये दृश्य ही भयानक है। शिखर से आधा कदम दूर रणवीर की आंखें चमक उठीं। विक्रम द्वारा जांची गई जानकारी के अनुसार ओसवाल परिवार के पास एक सर्वोच्च विशेषज्ञ होने की अफवाह है। लगता है जानकारी गलत थी। दूसरा पक्ष बिल्कुल भी शिखर तक नहीं पहुंचा था, केवल शिखर में आधा कदम। जहां तक दूसरे व्यक्ति की बात है, उसने एक काली छोटी तलवार पकड़ रखी थी और जिस आभा को वह बिखेर रहा था, उससे लग रहा था कि वह शक्ति ब्रह्म स्तर की महान पूर्णता पर था। एक खिलाड़ी अर्धशक्ति अधिपति स्तर पर और दूसरा शक्ति ब्रह्म स्तर की महान पूर्णता पर। यह निश्चित रूप से एक बहुत मजबूत लाइनअप है, लेकिन उसे मारना काफी नहीं है। सुन्न। रणवीर ने अपनी तलवार घुमाई, काली छोटी चाकू से टकराए। उसी समय उसने अर्धशक्ति अधिपति स्तर के विशेषज्ञ की हथेली का सामना करने के लिए जल्दी से एक मुक्का मारा। तुम खुद को बहुत ज्यादा आंक रहे हो। भले ही तुम रुद्रधाम के स्वामी हो, तुम संभवतः मेरे ओसवाल परिवार की 2 शक्तिशाली हस्तियों से एक ही बार में नहीं निपट सकते। ओसवाल परिवार के मुखिया ने ठंडे स्वर में कहा। लोढ़ा और लालवानी परिवारों के सदस्य किनारे से देख रहे थे, कोई भी कदम उठाने की हिम्मत नहीं कर रहा था। कड़क। लगभग तुरंत ही वृकोदर तलवार काली खंजर से टकराई, हर जगह चिंगारियां उड़ने लगीं। धड़ाम। उसी समय एक दबी हुई धमक सुनाई दी। रणवीर का मुक्का उस अर्धशक्ति अधिपति स्तर के विशेषज्ञ की हथेली से टकराया। अध्याय 513, ओसवाल परिवार का संहार। रुद्रधाम के स्वामी से जैसी उम्मीद थी, वह वास्तव में ओसवाल परिवार के 2 शक्तिशाली सदस्यों का एक साथ सामना कर सकता है। कई लोगों ने आश्चर्य से कहा, लेकिन जो बात उन्हें और भी अधिक विस्मित करेगी वह भी आनी बाकी है। मरो। अगले ही सेकंड रणवीर अचानक दहाड़ा। पागलपन की एक अद्वितीय आभा उसके शरीर से फूट पड़ी, जैसे कोई उग्र ड्रैगन आसमान की ओर चढ़ रहा हो। एक ही पल में हवा और बादलों ने रंग बदल दिया, पूरी जमीन को ढक लिया। हफ। वृकोदर तलवार से एक चमकदार तलवार की रोशनी निकली, जो सूरज जितनी उज्ज्वल थी, जिससे किसी के लिए भी अपनी आंखें खोलना असंभव हो गया। इतनी शक्तिशाली तलवार ऊर्जा। काली छोटी तलवार चलाने वाले शक्ति ब्रह्म स्तर के विशेषज्ञ ने वृकोदर तलवार से निकलने वाली भयानक आभा को महसूस करते हुए सदमे में सांस ली। उसी क्षण उसे लगा जैसे उसके हाथ में मौजूद छोटा चाकू किसी तलवार को नहीं, बल्कि एक पहाड़ को रोक रहा हो, और उसके हाथ बेतहाशा कांप रहे थे। उसने अपने दांतों को लगभग पीसकर पाउडर बना दिया, लेकिन वह अभी भी इस ताकत का विरोध नहीं कर सका। पफ पफ पफ। एक निश्चित क्षण में वह अब और विरोध नहीं कर सका। उसकी बांह की नसें बर्फ के ब्लॉकों की तरह टूट गईं और उसकी त्वचा और मांस फट गए, खून की धार फूट पड़ी। यहां तक कि हड्डियां भी लगभग पूरी तरह से चूर चूर हो गईं। उफ। वह आदमी तुरंत दिल दहला देने वाली चीख मार बैठा, लेकिन उसने अभी भी जाने देने की हिम्मत नहीं की और अपनी पूरी ताकत लगा दी। अगर वह इस पल जाने देता तो उसके भौतिक शरीर को अकल्पनीय क्षति पहुंचती। चटाक चटाक। तभी टूटने की आवाज सुनाई दी। यह व्यक्ति अभी भी थोड़ी देर के लिए पकड़ सकता था, लेकिन काली खंजर अब और नहीं टिक सकी। वृकोदर तलवार के कुचलने वाले प्रहार के तहत वह बर्फ के एक ब्लॉक की तरह टुकड़ों में बिखर गई। जैसे ही काली खंजर पलक झपकते ही धूल में बदल गई, वृकोदर तलवार अपने प्रतिद्वंद्वी की ओर लगातार आगे बढ़ती गई। नहीं, शक्ति ब्रह्म स्तर के विशेषज्ञ ने आश्चर्य से कहा। उसकी आंखें लगभग उसके सॉकेट से बाहर निकल रही थीं। वृकोदर तलवार की छवि उसकी पुतलियों के भीतर गहराई से दिखाई दे रही थी। जब तक तलवार ने उसकी आंखों की पुतलियों को पूरी तरह से ढक नहीं लिया, वृकोदर तलवार ने उसके शरीर पर भी प्रहार किया। पफ। एक ही पल में एक दबी हुई धमक सुनाई दी और उस आदमी का शरीर फट गया और वह मर गया। हे भगवान, ओसवाल परिवार का एक शक्तिशाली सदस्य मारा गया। वहां मौजूद लोग हक्के बक्के रह गए। विस्मय ज्यादा देर तक नहीं चला, क्योंकि अचानक एक गड़गड़ाहट भरी धमक से वह टूट गया।
अर्धशक्ति अधिपति स्तर का विशेषज्ञ अब रणवीर के मुंह का सामना नहीं कर सका। ऊर्जा का एक विस्फोट करने के बाद उसने तुरंत मुंह भर खून थूका और पागलों की तरह पीछे की ओर उड़ गया। ओसवाल परिवार के सभी लोगों का दिल तुरंत सहम गया। वे बस विश्वास नहीं कर पा रहे थे कि वे क्या देख रहे हैं। परिवार का सबसे मजबूत अर्धशक्ति अधिपति स्तर का विशेषज्ञ वास्तव में रणवीर के एक ही मुक्के से खून की उल्टी करने पर मजबूर हो गया। ये ध्यान दिया जाना चाहिए कि रणवीर एक ही समय में 2 लोगों से लड़ रहा था। इससे पहले वह पहले ही एक शक्तिशाली विशेषज्ञ को मार चुका था जो शक्ति ब्रह्मा स्तर की महान पूर्णता तक पहुंच चुका था। फिर भी वह एक अर्धशक्ति अधिपति स्तर के विशेषज्ञ को घायल करने में सक्षम था। वह साधना के किस स्तर तक पहुंच गया था? यह नहीं हो सकता। शक्ति अधिपति स्तर। अचानक अर्धशक्ति अधिपति स्तर के विशेषज्ञ ने आश्चर्य से कहा। उसका स्वर अविश्वास से भरा था। तुम बहुत युवा हो, तुम संभवतः शक्ति अधिपति स्तर तक कैसे पहुंच सकते हो? क्या शक्ति अधिपति स्तर? इन 3 शब्दों को सुनकर तीनों रईस हक्के बक्के रह गए, जैसे उन्होंने कोई भूत देख लिया हो। ज्यादातर लोग नहीं जानते कि इन शब्दों का क्या मतलब है, लेकिन वे इसे बहुत अच्छी तरह जानते हैं। शक्ति अधिपति स्तर, शक्ति ब्रह्म स्तर से ऊपर। एक बार जब आप शिखर पर पहुंच जाते हैं तो आप अकेले ही आसमान में घूमते हैं। मानव दुनिया में ये युद्ध कला का शिखर है। यहाँ तक कि पश्चिमी युद्ध कला की दुनिया में भी बहुत कम लोग इतने भयानक स्तर तक पहुंच पाते हैं। कुछ भी असंभव नहीं है, बस बात यह है कि तुम संकीर्ण सोच वाले हो। रणवीर ने ठंडे स्वर में कहा। ये पश्चिमी योद्धा बेवजह आश्वस्त थे, इतने आश्वस्त कि वे लगभग नासमझ थे। लेकिन तुम्हारी पूर्वी साधना की दुनिया हमारी पश्चिमी साधना की दुनिया की तुलना में परंपरा में बहुत कम समृद्ध है और बहुत कम लोग शक्ति अधिपति स्तर तक पहुंच पाते हैं। तुमने ये कैसे किया? जहनुम में जाकर पूछना, रणवीर ने कहा और हाथ के एक झटके के साथ उसने अपनी बात खत्म की। सिजल, रिकोदर तलवार एक पल में किसी जहरीले सांप की तरह झपटी। पफ, पलक झपकते ही ये लगभग बेमिसाल उस्ताद एक ही तलवार के वार से मर गया। ये सब बहुत ही कम समय में हुआ। इससे पहले कि कोई प्रतिक्रिया कर पाता, ओसवाल परिवार के 2 शक्तिशाली सदस्य मारे गए और हमने एक जीनियस भी खो दिया। वहां मौजूद हर कोई डर से कांप रहा था। यह अविश्वसनीय है। तथ्य यह है कि उसने एक ही झटके में 2 शक्तिशाली हस्तियों और एक जीनियस को मार डाला। यह ओसवाल परिवार के लिए एक बड़ा झटका है। लोढ़ा और लालवानी परिवारों के सदस्यों की रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। रणवीर बहुत शक्तिशाली है। गनीमत है कि उन्होंने तुरंत किसी को नहीं भेजा, वरना वे भी मर जाते। तुमने वास्तव में मेरे ओसवाल परिवार के एक शक्तिशाली सदस्य को मारने की हिम्मत की। तुम्हें प्रतिशोध का सामना करना पड़ेगा। ओसवाल परिवार के मुखिया ने रणवीर की ओर कांपती हुई उंगली उठाई और द्वेषपूर्ण तरीके से कहा। पफ, रणवीर ने शब्दों की परवाह नहीं की और अपनी तलवार की एक घुमावदार गति के साथ उसने सीधे ओसवाल परिवार के मुखिया की उंगली काट दी। माफ करना, मुझे इस तरह बुलाया जाना पसंद नहीं है। मुझे प्रतिशोध लेने के लिए तुम्हारे ओसवाल परिवार की आवश्यकता नहीं है। मैं तुम सबको अभी मिटा दूंगा, रणवीर ने कहा, रिकोदर तलवार को कसकर पकड़ते हुए, और एक उन्मत्त कत्लेआम शुरू कर दिया। पफ पफ पफ, लगभग पलक झपकते ही पूरा ओसवाल परिवार यहीं नष्ट हो गया। एक भी जीवित नहीं बचा। भयंकर, यह अविश्वसनीय है। हाथ के एक इशारे से उसने ओसवाल परिवार के प्रतिनिधिमंडल का सफाया कर दिया। ओसवाल परिवार के मुखिया की मौत 2 शक्तिशाली हस्तियों की हत्या से अधिक महत्वपूर्ण है। इससे मौके पर सनसनी भी फैल गई। कबीले के नेता की हत्या कबीले के विनाश से लगभग अलग नहीं है। लोढ़ा परिवार और लालवानी परिवार के सदस्य सभी भयभीत थे। उनके चेहरे मुर्दे जैसे पीले पड़ गए थे। मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा है कि मैं क्या देख रहा हूँ। वह पश्चिम के 10 महान कुलीन परिवारों में 3रे स्थान पर रहने वाला सर्वोच्च प्राणी था और उसके प्रतिनिधिमंडल का रणवीर ने सफाया कर दिया। आकाशीय सूची में 15वें स्थान पर एक जीनियस, एक लगभग बेमिसाल विशेषज्ञ, एक उस्ताद जो शक्ति ब्रह्म स्तर की महान पूर्णता तक पहुंच चुका है, और फिर खुद ओसवाल मुखिया। वे सभी अकेले रणवीर के हाथों मारे गए। उसी क्षण सबको लगा जैसे आसमान गिर पड़ा हो। क्या तुम दोनों मुझे मारने के लिए होड़ नहीं कर रहे थे? तुम जल्दी क्यों नहीं करते? रणवीर ने अचानक चारों ओर देखते हुए पूछा। फिरोज, गौरव को लगा जैसे एक ठंडक सीधे उनके सिर तक पहुंच गई और लगभग जमीन पर गिर पड़े। क्या मजाक है? रणवीर को मारने जाएं? तुम अपनी मौत मांग रहे हो। साहिल, तीनों में सबसे मजबूत और आकाशीय सूची में 15वें स्थान पर लड़ने का मौका मिले बिना ही रणवीर द्वारा एक ही चाल में मारा गया। वे सभी आकाशीय सूची में 20वें स्थान पर थे और उनकी साधना केवल शक्ति देव स्तर पर थी। उनके पास रणवीर को मारने की क्या योग्यता थी? यहाँ तक कि शक्ति ब्रह्म स्तर तक पहुंचना भी काम नहीं आएगा। यहाँ तक कि ओसवाल परिवार के लगभग शिखर विशेषज्ञ भी रणवीर का मुकाबला नहीं कर सके। इस आदमी की ताकत पहले ही अपने चरम पर पहुंच चुकी है। परम और सर्वोच्च क्षेत्र, वे केवल विस्मय में ऊपर देख सकते थे।
मैं तुम्हें चेतावनी दे रहा हूँ, हालांकि तुम बहुत मजबूत हो, मैं तुम्हें सलाह देता हूँ कि तुम लापरवाही से काम न करो। पश्चिमी रईसों का रुतबा ऐसा नहीं है जिसे तुम चुनौती दे सको। फिरोज ने रणवीर को धमकाने की कोशिश की। जैसे ही उसने बोलना खत्म किया, पफ, तलवार खींची गई और मौत तत्काल थी। लोढ़ा परिवार का जीनियस तुरंत शून्य में बिखर गया। मुखिया, मुझे बचाओ, गौरव तुरंत चिल्लाया और उसी समय वह जितनी तेजी से हो सके भाग गया। अगर हम जल्द ही कोई समाधान नहीं निकालते हैं तो मरने वाला अगला वही होगा। पफ, रणवीर भावहीन रहा क्योंकि उसने वृकोदर तलवार को एक बार फिर से लहराया। एक दबी हुई धमक के साथ गौरव का शरीर शून्य में फट गया। कोई फायदा नहीं, रणवीर बहुत मजबूत है, जिसे भी वह मारने के लिए चुनता है उसे मरना ही होगा। पलक झपकते ही 2 और जीनियस गिर गए। पूरे कार्यक्रम स्थल में अराजकता फैल गई। अध्याय 514, आचार्य जीशान, बाहर आओ और अपनी मौत का सामना करो। 3 कुलीन परिवारों के 3 शीर्ष जीनियस, जो सभी आकाशीय सूची के शीर्ष रैंक वाले विशेषज्ञ हैं। नीलामी में उनकी उपस्थिति ने भीड़ के बीच हलचल मचा दी। पूरे पश्चिमी युद्ध कला जगत में वे आकाश में सूर्य और चंद्रमा की तरह हैं, ऊंचे और ताकतवर, रोशनी से दीप्तिमान, दुनिया के लोगों को ऊपर से देखते हुए। लेकिन अब वे सब रणवीर के हाथों मारे गए। एक ही दिन में 3 जीनियस का सफाया, ये बिल्कुल विस्फोटक खबर है। एक बार जब यह बाहर आ जाता है तो यह निश्चित रूप से पूरी पश्चिमी साधना दुनिया में भारी हंगामा मचा देगा। तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुमने वास्तव में मेरे लोढ़ा परिवार के एक जीनियस को मार डाला। यह अपमानजनक है। मेरा लालवानी परिवार तुमसे मौत तक लड़ेगा। दोनों परिवारों के मुखिया गुस्से में चिल्लाए। अगर तुम यहाँ मुझे मारने आए हो तो तुम्हें मारे जाने के लिए तैयार रहना चाहिए। रणवीर ने जोर देकर कहा। एक बड़ा कदम, सरसराहट, तलवार तुरंत वार करती है, बिजली की तरह तेज। मुझे बचाओ, लोढ़ा परिवार का मुखिया घबराहट में चिल्लाया। पफ, एक दबी हुई धमक के साथ लोढ़ा परिवार के मुखिया का सिर सीधे दर्शकों की सीटों में जा गिरा, जिससे तुरंत हंगामा मच गया। रणवीर की तलवार कितनी तेज है। लोढ़ा परिवार का मुखिया बस एक साधारण इंसान है, वह संभवतः इसका सामना नहीं कर सकता। जहां तक उनके परिवार के शक्तिशाली सदस्यों की बात है, उनका साधना स्तर केवल साधारण शक्ति ब्रह्म स्तर पर था, अर्ध शक्ति अधिपति स्तर पर भी नहीं। इससे पहले कि वे प्रतिक्रिया कर पाते, कबीले का नेता पहले ही मर चुका था। लालवानी परिवार के मुखिया का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। ओसवाल मुखिया और लोढ़ा मुखिया दोनों मर चुके हैं। अगला निश्चित रूप से वही है। आचार्य जीशान, क्या आप कोई कदम नहीं उठाने वाले? वह तुरंत दहाड़ा। चूंकि यह नवमंडल के साथ एक सहयोग है तो उन्हें सबसे आगे रखने का क्या मतलब है? इस समय वीआईपी रूम के अंदर आचार्य जीशान के हाव भाव लगातार बदल रहे थे। ये पूरी तरह से अप्रत्याशित था। प्रतीक के योजनानुसार न पहुंचने से लेकर रणवीर के हस्तक्षेप तक, जिसने ओसवाल परिवार के प्रतिनिधिमंडल का सफाया कर दिया और लोढ़ा मुखिया को मार डाला। इसमें केवल कुछ मिनट लगते हैं। जिस बात ने उसे सबसे ज्यादा चौंकाया वह ये थी कि रणवीर की साधना वास्तव में शिखर तक पहुंच गई थी। शाकाल, प्राचीन लोक से आमंत्रित एक सर्वोच्च विशेषज्ञ, नवमंडल के युवा मालिक निशांत नायक के साथ मारा गया। आचार्य जीशान जानते थे कि यह मामला अनिवार्य रूप से रणवीर से जुड़ा था, लेकिन जो अनिश्चित बना हुआ है वह यह है कि क्या रणवीर ने उसे खुद मारा या उसने किसी तरह की योजना का इस्तेमाल किया। प्राचीन खंडहरों में कौन सी खतरनाक घटना घटी जिसके कारण अंततः उन दोनों की मौत हो गई? आचार्य जीशान ने प्राचीन लोक से भी इसके बारे में पूछताछ की, लेकिन वे भी यकीन नहीं कर सकते थे। उन्होंने बस एक वाक्य कहा, रणवीर की उम्र में उसके लिए शिखर तक पहुंचना लगभग असंभव है। इन शब्दों को सुनने के बाद ही आचार्य जीशान ने कुछ राहत महसूस की। रणवीर कितना भी मजबूत क्यों न हो, वह ज्यादा से ज्यादा केवल अर्धशक्ति अधिपति स्तर पर है। कौन भविष्यवाणी कर सकता था कि उनकी ताकत इतनी जबरदस्त होगी? यहाँ तक कि प्राचीन लोग भी कल्पना नहीं कर सकता था कि उसने वास्तव में शिखर को तोड़ दिया था। मूल योजना विफल रही और आचार्य जीशान अभी भी चाहता था कि 3 कुलीन परिवार नेतृत्व करें, लेकिन रणवीर बहुत मजबूत था। यहाँ तक कि ओसवाल के प्रतिनिधि का भी सफाया हो गया और शेष 2 जातियां इसका ज्यादा सामना नहीं कर सकीं। लेकिन इससे पहले कि वह कोई कदम उठा पाता, कार्यक्रम स्थल के अंदर लालवानी परिवार के मुखिया के चिल्लाने के ठीक बाद रणवीर अचानक बोल पड़ा, तुम्हें चिल्लाने की जरूरत नहीं है, आचार्य जीशान भी आज नहीं बचेगा। जैसे ही उसने बोलना खत्म किया, रणवीर ने वृकोदर तलवार को जकड़ लिया और एक ही वार से हवा को चीर दिया। बूम! अद्वितीय तलवार ऊर्जा सीधे छत के आर पार हो गई, लेजर तोप की तरह अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को चकनाचूर कर दिया। बैंग बैंग बैंग! एक ही पल में तलवार वीआईपी बॉक्स के आर पार हो गई। हिस! आचार्य जीशान ने तुरंत सांस ली। बिना एक शब्द कहे उसने निर्णायक रूप से अपना हाथ उठाया और प्रहार किया। उसकी हथेली में उसकी प्राण शक्ति बेतहाशा उमड़ रही थी। बैंग! अचानक एक जोरदार धमाका हुआ और आचार्य जीशान लड़खड़ाता हुआ पीछे हट गया।
उसने अचानक नीचे देखा, उसकी हथेली से लगातार खून बह रहा था। कमीने, यह अविश्वसनीय है कि उसके चरम साधना स्तर वाला कोई व्यक्ति रणवीर द्वारा घायल हो सकता है। बाहर निकलो, रणवीर ने ठंडे स्वर में चिल्लाया। इस आदमी को वास्तव में पता था कि मैं यहाँ हमेशा से था। आचार्य जीशान के दिल में एक सिहरन दौड़ गई, इससे पहले कि वह प्रतिक्रिया कर पाता। बूम! पूरा निजी कमरा तुरंत फट गया। कार्यक्रम स्थल के अंदर अनगिनत लोग भाग गए। धप! उसी क्षण आचार्य जीशान कार्यक्रम स्थल पर प्रकट हुआ। रणवीर, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुमने मेरी योजना इतनी जल्दी पता कर ली होगी। तुम इसे छिपाने में बहुत अच्छे थे। तुम्हारी साजिश तुम्हारी अपनी मौत की शुरुआत बन गई है। क्या इसका स्वाद अच्छा है? रणवीर ने ठंडे स्वर में कहा। यह कहना बहुत जल्दबाजी होगी कि मैं मर गया हूँ। तुम सबको एक ही बार में पकड़ने के लिए मैंने स्वर्ग द्वीप पर इन सब के अलावा और भी बहुत सारे इंतजाम किए हैं। आज तुम नहीं बचोगे। तुम्हारे आने की वजह से ही नवमंडल की योजनाएं बार बार बाधित हुई हैं और यहाँ तक कि मेरे शिष्यों की भी हत्या हुई है। आज तुम मरे, आचार्य जीशान ने क्रूरता से कहा। ये वास्तव में नवमंडल है। कमरे में मौजूद बड़े बड़े लोग भयभीत दिख रहे थे, जबकि लोग प्रतीक की बात से हैरान थे। उन्होंने पूरी तरह से विश्वास नहीं किया। लेकिन अब जब नवमंडल के लोग सामने आए हैं तो सब कुछ साफ है। वे रणवीर से निपटने के लिए यहाँ घात लगाए बैठे थे। दूसरे शब्दों में, यह नीलामी रणवीर को मारने के लिए एक जाल थी और बाकी सब बस एक मोहरा थे। तुम नवमंडल वालों ने हद पार कर दी है। तुमने रणवीर को मारने के लिए हमारा इस्तेमाल किया। तुम्हें हमें स्पष्टीकरण देना होगा। उपस्थित लोगों में से एक गुस्से में चिल्लाया। तुम्हें स्पष्टीकरण चाहिए, है न? आचार्य जीशान ने अपनी बात खत्म करते ही उंगलियां चटका दीं। पफ! उपस्थित व्यक्ति को अचानक भारी मस्तिष्क चोट लगी। उसकी खोपड़ी में एक छेद दिखाई दिया जो उसे आगे से पीछे तक चीर रहा था और मस्तिष्क के ऊतक हर जगह बिखर गए। बैंग! वह तुरंत जमीन पर गिर गया और मर गया। चींटियों का झुंड, अगर तुम मरना नहीं चाहते तो आ जाओ, आचार्य जीशान ने ठंडे स्वर में कहा। वह अभी भी गुस्से से उबल रहा था क्योंकि वह इन लोगों का इस्तेमाल नहीं कर पाया था। उसकी नज़रों में ये लोग केवल मोहरे बनने के लिए अभिशप्त थे। वहां मौजूद लोग सन्न रह गए, उनके चेहरे डर से भर गए और उन्होंने एक शब्द भी बोलने की हिम्मत नहीं की। तुम निर्दोष दर्शकों को भी मारते हो। तुम नवमंडल और राक्षस संप्रदाय में क्या अंतर है? आज मैं न्याय के लिए तुम सबको मार दूंगा, रणवीर ने कहा, फिर अपनी तलवार लहराई। दिव्य शिलाहस्त! आचार्य जीशान तुरंत दहाड़ा, ऊर्जा की बढ़ती लहर के साथ हथेली से प्रहार किया। वृकोदर तलवार का नंगे हाथों सामना करना काफी साहसी है। बैंग! बड़ा हाथ वृकोदर तलवार से टकराया, जिससे तुरंत एक दबी हुई गड़गड़ाहट वाला विस्फोट हुआ। रणवीर को लगा जैसे उसने काली लोहे पर प्रहार किया हो। बजिंग! वृकोदर तलवार से एक गूंजती हुई आवाज निकली। इतनी शक्तिशाली ताकत! रणवीर ने आश्चर्य से कहा। बेशक यह मजबूत है, क्योंकि मैंने 7 महान तकनीकों में से एक, शरीर को तपाने की तकनीक, कायकल्प विद्या की साधना की है, जो भौतिक शरीर को तपाने पर जोर देती है। अपने मजबूत भौतिक शरीर के साथ मैं तलवारों और ब्लेड के हमलों का सामना कर सकता हूँ, आचार्य जीशान ने गर्व से कहा। कायकल्प विद्या! रणवीर की आंखों में तुरंत एक तेज रोशनी चमक उठी। मैंने छवि लूथरा को इसका जिक्र करते हुए सुना था जब मैं पिछली बार द्वीप पर फंसा था। नवमंडल के पास एक महान जादुई तकनीक है। ये वास्तव में यह कायकल्प विद्या थी। एक बार आचार्य जीशान के मारे जाने के बाद जादू का ये स्क्रॉल हमारा होगा। उस समय उसके पास 4 पूर्ण तकनीकें होंगी: तंत्र विद्या, प्राणायाम विद्या, शून्य विद्या और कायकल्प विद्या। पंचतत्व विद्या का 5वां भाग भी है। जहां तक पंचतत्व विद्या के पूर्ण संस्करण, साथ ही एक अन्य विधि की बात है, वे स्वर्ग संस्था के हाथों में हैं। पवित्र आश्रम के पास भी एक शक्तिशाली तकनीक है, लेकिन आर्यावर्त के भीतर एक शक्ति के रूप में ये धर्मी और ईमानदार है, इसलिए रणवीर चिंतित नहीं है। एक बार जब हम स्वर्ग संस्था से वे 2 विधियां प्राप्त कर लेंगे तो हम उन सभी विधियों को पुनः प्राप्त कर सकते हैं जो विदेशों में बिखरी हुई हैं। इस प्रकार सीनियर गायत्री देवी की लंबे समय से संजोई इच्छा को पूरा कर सकते हैं। अध्याय 515। युद्ध शुरू होता है और एक हाथ खो जाता है। बस मुझे शरीर को तपाने की तकनीक सौंप दो और मैं तुम्हारी मौत को जल्दी आसान बना सकता हूँ, रणवीर ने कहा। अभिमानी! आचार्य जीशान तुरंत क्रोधित हो गया। पहले मुझे हराओ। उसने एक ठंडी चीख निकाली और उसके हाथों की नसें फूल गईं, जिसमें विस्फोटक शक्ति थी। अनगिनत चौड़ी नदियों की तरह उसकी प्राण शक्ति बाढ़ की तरह बेतहाशा दौड़ रही थी। अंत में ये सब आपकी हथेली में इकट्ठा हो गया। बूम! एक ही पल में और भी अधिक शक्तिशाली बल उमड़ पड़ा। बस! वृकोदर तलवार और भी जोर से कांप उठी। उसकी तलवार ऊर्जा हवा की लहर की तरह शून्य में फैल गई। विक्रम, सबको यहाँ से ले जाओ, रणवीर तुरंत चिल्लाया। जी! विक्रम ने जल्दी से सहमति व्यक्त की और अनन्या और लीला को एस्कॉर्ट किया, बाहर की ओर भागते हुए।
जहां तक राजकुमार भूपिंदर की बात है, उसने तुरंत अपने अंगरक्षकों को बुलाया और जितनी तेजी से हो सके भाग गया। लीला को पूरी तरह से अनदेखा कर दिया। उसे केवल भागने की परवाह करते देख लीला अपना सिर हिलाती रही। इस तरह का आदमी भरोसेमंद नहीं है, उससे कोई उम्मीद मत रखो। अनन्या ने सब कुछ देख लिया था, मुझे उससे कभी कोई उम्मीद नहीं थी। वैसे भी मैं उसे पसंद नहीं करती, वह बस कहता है कि वह मुझे पसंद करता है, लेकिन जब हम खतरे में होते हैं तो वह इस तरह का व्यवहार करता है। ये कितना विडंबनापूर्ण है, लीला ने अवाक होकर कहा। रणवीर की चेतावनी के बाद सभी को एहसास हुआ कि बड़ा खतरा होने वाला है, इसलिए वे सभी बाहर की ओर भागे। मुझे लगता है कि तुम टूटने वाले हो, है ना? तुम मरने से पहले सभी को भागने का मौका दिलाने की कोशिश कर रहे हो। आचार्य जीशान ने घमंड से कहा। तुम्हें कैसे पता हो सकता है कि मैं क्या सोच रहा हूं? रणवीर ने उपहास किया, तुरंत अपनी तलवार की मंशा को सक्रिय कर दिया। बूम बूम, एक भयानक और अद्वितीय तलवार की आभा उससे फूट पड़ी, जैसे कि वह पूरे कार्यक्रम स्थल को छेद देगी। अंतहीन तलवार ऊर्जा उसके चारों ओर घूम रही थी, जो नग्न आंखों से स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही थी। मरो! रणवीर तुरंत दहाड़ा, अपनी सारी असीम तलवार ऊर्जा को वृकोदर तलवार में प्रवाहित करते हुए। एक ही पल में वृकोदर तलवार ने अद्वितीय विनाशकारी शक्ति दिखाए। सरसराहट, एक ही पल में इसने आचार्य जीशान के बड़े हाथ पर मौजूद सुरक्षात्मक ऊर्जा को फाड़ दिया और फिर एक तलवार नीचे गिर गई। पफ! दर्द भरी चीख के साथ आचार्य जीशान का हाथ टोफू की तरह कट गया और तुरंत जमीन पर गिर गया, खून हर जगह बिखर गया। नवमंडल के प्रमुख का एक हाथ काट दिया गया है। लोढ़ा और लालवानी परिवारों के सदस्य जो देख रहे थे उससे पूरी तरह चकित थे। वे सभी सोचते थे कि आचार्य जीशान रणवीर को मार सकता है, लेकिन ऐसा लगता है कि यह असंभव है। जल्दी करो और यहाँ से निकलो। लोढ़ा परिवार का एक शक्ति ब्रह्म स्तर का विशेषज्ञ तुरंत दहाड़ा। रणवीर की तलवारबाजी बहुत शक्तिशाली है। आचार्य जीशान का हाथ काटने के बाद उसने क्रूर गति के साथ अपना पीछा जारी रखा। यहाँ कुछ बड़ा होने वाला है। हालांकि इससे पहले कि वे निकल पाते, रणवीर ने एक विनाशकारी तलवार प्रहार किया, जिससे तलवार ऊर्जा की एक धार निकली जो बेतहाशा उग्र हो गई, जैसे 10,000 बिजली के बोल्ट जमीन पर गिर रहे हों। चटाक चटाक, विशाल हॉल में मोटी दीवारों पर तुरंत अनगिनत दरारें दिखाई दीं। बूम! एक ही पल में प्राचीन महल का गुंबद भयंकर तलवार ऊर्जा से उड़ गया, ईंटें हर जगह उड़ गईं और धूल का गुबार ऊपर उठ गया। ये ढह गया, कार्यक्रम स्थल ढह गया है। बाहर मौजूद अनगिनत लोग जिन्होंने ये दृश्य देखा, वे सभी पूरी तरह से चौंक गए। आखिर हुआ क्या? ये सभी उपस्थित लोग बाहर क्यों आ गए हैं? क्या ये हो सकता है कि अंदर शक्तिशाली व्यक्तियों के बीच लड़ाई हुई है? कुछ तमाशबीन सच्चाई से अनजान बेतहाशा अनुमान लगा रहे थे। क्या मिस्टर रायचंद ठीक हैं? लीला ने चिंता से पूछा। चिंता मत करो मिस लीला, हमारे प्रमुख वो प्रमुख नहीं हैं जिन्हें आप जानती हैं, विक्रम ने आत्मविश्वास से कहा। देखो, उसने अपनी बात खत्म करने के तुरंत बाद इशारा करते हुए कहा। उड़े हुए महल के ऊपर धूल के गुबार के बीच एक आकृति को दर्जनों फीट उड़ते हुए देखा गया, इससे पहले कि वह जमीन पर गिरती। यह आचार्य जीशान था। इससे पहले कि वह अपने पैरों पर मजबूती से खड़ा हो पाता, उसने अपना मुंह खोला। पफ पफ पफ, खून का फव्वारा फूट पड़ा। उसका हाथ हमारे प्रमुख ने पहले ही काट दिया है, विक्रम ने गर्व से कहा। लीला उसे देखकर गहरे सदमे में थी। यह अंधकार जगत के 3 निषिद्ध क्षेत्रों में से एक का नेता है और वह रणवीर द्वारा इतनी जल्दी गंभीर रूप से घायल हो गया। केवल अनन्या की नजर आचार्य जीशान पर नहीं थी। उसने जल्दी से रणवीर की आकृति को खोजा। उसकी आंखों में चिंता का एक संकेत था। भले ही रणवीर दुनिया में अजेय है, फिर भी वह जब भी लड़ेंगे तो वह चिंता करेगी, क्योंकि वह व्यक्ति है जिसकी वह अपने जीवन में सबसे अधिक परवाह करती है। बूम! महल अभी भी टूट रहा है और जल्द ही खंडहर में बदल जाएगा। सुन्न सुन्न सुन्न, एक दर्जन से अधिक आकृतियां तेजी से बाहर निकलीं। लोढ़ा और लालवानी परिवारों के सदस्य सभी भयभीत दिख रहे थे। जिनके पास ताकत नहीं थी, वे सभी घायल थे और खून बह रहा था। ये शक्तिशाली परिवार के सदस्यों की सुरक्षा के साथ भी था, अन्यथा तलवार ऊर्जा के प्रभाव ने उन्हें कुचल दिया होता। बाल बाल बचे। वे उपस्थित लोग जो पहले भाग गए थे, वे सभी अभी भी हिल गए थे। गनीमत है कि हम समय पर निकल गए, वरना हम अंदर ही मर जाते। नवमंडल प्रमुख इतनी बुरी तरह घायल है, उसे अब तक रणवीर को मार देना चाहिए था, है न? कई लोगों ने अनुमान लगाया। जब वे गए तो रणवीर नुकसान में था। वह अपनी तलवार से आचार्य जीशान को चोट भी नहीं पहुंचा सका, जिससे पता चलता है कि आचार्य जीशान बहुत मजबूत था। रुद्रधाम का स्वामी वास्तव में सराहनीय है। किसी भी तरह हम उसकी चेतावनी के कारण बच गए। कुछ लोग पहले ही इसके लिए खेद महसूस कर रहे हैं। अपना मुंह बंद रखो, हमारे प्रमुख ठीक रहेंगे, विक्रम ने ठंडे स्वर में कहा। हम बस रुद्रधाम के स्वामी को धन्यवाद देने की कोशिश कर रहे हैं, तुम इस तरह कैसे बात कर सकते हो?
और तुम्हें कैसे पता कि तुम्हारे मंदिर प्रमुख किसी खतरे में नहीं होंगे? किसी ने सवाल किया। हम एक मामूली नवमंडल प्रमुख हमारे प्रमुख का मुकाबला कैसे कर सकता है? अगर उसमें वह आत्मविश्वास होता तो वह ये योजना बनाने के लिए इतनी मेहनत नहीं करता। विक्रम ने ठंडे स्वर में कहा, यह समझ में आता है। सबने सिर हिलाया, लेकिन रणवीर, जो कुछ सेकंड पहले बढ़त में नहीं था, इतने कम समय में आचार्य जीशान को गंभीर रूप से घायल कैसे कर सकता है? अनन्या ने सभी के अनुमानों को नजरअंदाज कर दिया और अपनी आंखों से खोजती रही जब तक कि उसने आखिरकार एक आकृति को नहीं देखा। झप, एक ही पल में वह उड़े हुए महल के ऊपर से बाहर उड़ आया। सफेद कपड़े पहने, एक तेज तलवार लिए हुए, वह एक अद्वितीय देवराजा जैसा लग रहा था। उसके शरीर से निकलने वाली सर्वोच्च आभा ने पूरे स्वर्ग द्वीप को ढक लिया। रणवीर ठीक है, अनन्या ने राहत महसूस की। मुझे पता था, प्रमुख संभवतः आचार्य जीशान से निपटने में असमर्थ कैसे हो सकते हैं। विक्रम ने गर्व से कहा, यह रणवीर रायचंद है, वह बिल्कुल ठीक है। भीड़ खुशी से झूम उठी। उनके जाने के थोड़े समय में रणवीर ने आचार्य जीशान का हाथ काट दिया और उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया। उसकी ताकत बस राक्षसी थी। पूरे अग्निपरीक्षा के दौरान केवल लोढ़ा और लालवानी परिवारों के सदस्यों ने एक ठंडा भाव बनाए रखा। वे वहां थे और बहुत अच्छी तरह जानते थे कि क्या हुआ था। रणवीर को प्रकट होते देख उनके हाव भाव गंभीर हो गए। अगर वे स्वान लेक होने का नाटक करके रणवीर को नहीं मार सकते तो वे मुसीबत में पड़ जाएंगे। क्या इसी को तुम तलवारों और चाकुओं को झेलना कहते हो? रणवीर हवा में खड़ा था, उसकी ठंडी आंखें आचार्य जीशान पर टिकी थीं। ये शब्द निस्संदेह मुंह पर तमाचा और अपमान थे। आचार्य जीशान का चेहरा एक पल में हरे से लाल हो गया। लानत है, वह गुस्से में गुर्राया। समान शिखर स्तर पर होने के बावजूद न केवल वह रणवीर को हराने में असमर्थ था, बल्कि उसने अपना एक हाथ भी खो दिया और अंतिम तलवार के वार से गंभीर चोटें आईं, जिससे उसकी युद्ध शक्ति गिर गई। यह एक घोर अपमान है और मैं इसे स्वीकार नहीं कर सकता। चूंकि मैंने कहा था कि मैं तुम्हें स्वर्ग द्वीप पर दफनाऊंगा, तो मैं निश्चित रूप से ऐसा करूंगा। आचार्य जीशान ने आसमान की ओर देखा और दहाड़ा, नवमंडल के सभी सदस्य तुरंत आओ और रणवीर को मार डालो। उसके आदेश पर गड़गड़ाहट की आवाज गूंज उठी और पूरे स्वर्ग द्वीप में फैल गई। अध्याय 516, पूरे द्वीप को घेरने वाला व्यू। सरसराहट, सरसराहट, सरसराहट। एक ही पल में हजारों आकृतियां स्वर्ग द्वीप के हर हिस्से से आसमान में उड़ गईं। उनका साधना स्तर अंतर्शक्ति स्तर से ऊपर पहुंच चुका था और वे सभी नवमंडल के सदस्य थे। लगभग पलक झपकते ही ये सभी लोग उस स्थान पर पहुंच गए। वे हर जगह थे, आसमान और जमीन को ढके हुए, रणवीर रायचंद को पूरी तरह से घेरे हुए। क्या नवमंडल में बस इतने ही लोग हैं? रणवीर ने चारों ओर देखा और ठंडे स्वर में कहा, सिर्फ तुम ही अपने साथ लोग लेकर नहीं आए हो। रुद्रधाम, छाया संप्रदाय, सारी सेना तैयार हो जाओ। एक ड्रैगन की दहाड़, 1,00,000 पिशाचों की सेना जो स्वर्ग द्वीप के चारों ओर तैनात थी, एक जबरदस्त गति के साथ सभी दिशाओं से द्वीप की ओर उमड़ पड़ी। उसी समय अग्नि और हंसा, छाया संप्रदाय के सदस्यों का नेतृत्व करते हुए, भूतों की तरह पल भर में यहाँ प्रकट हो गईं। संप्रदाय प्रमुख अग्नि और हंसा ने एक स्वर में पुकारा। उनसे एक रूह कंपा देने वाली कत्ल की मंशा फूट रही थी। क्या वे छाया संप्रदाय के वही प्रसिद्ध सदस्य हैं? कई लोग हैरान होकर देख रहे थे। मैंने बहुत पहले सुना था कि रणवीर के पास एक विशेष रूप से रहस्यमय सेना है, जिसे बहुत कम लोगों ने कभी देखा है। आज आंखों को क्या नज़ारा देखने को मिल रहा है। कितनी सुंदर, लीला त्रिवेदी ने विस्मय से कहा। उसका ध्यान ज्यादातर लोगों से अलग था। अनन्या मुस्कुराए बिना न रह सकी। जब वह पहली बार छाया संप्रदाय की 4 छाया कन्याओं से मिली थी तो वह वास्तव में चकित रह गई थी। वे सभी बेहद खूबसूरत थीं, अनगिनत बड़ी फिल्मी सितारों से भी कहीं बढ़कर। हालांकि वह ये भी जानती थी कि उन 4 सायों की खूबसूरत उपस्थिति के पीछे कत्लेआम करने वाला दिल धड़कता है। रणवीर, क्या तुम्हें लगता है कि केवल तुम ही मुझे अंदर और बाहर से जानते हो? मैंने उन लोगों के बारे में भी पता लगा लिया है जिन्हें तुम साथ लाए हो। छाया संप्रदाय के इन सदस्यों के अलावा तुम 1,00,000 पिशाच देवताओं की सेना भी लाए हो। तो क्या? रणवीर ने ठंडे स्वर में कहा। मैं तुम्हें बता दूं, तुम्हारी 1,00,000 पिशाच देवताओं की सेना द्वीप पर आधा कदम भी नहीं रख पाएगी। आचार्य जीशान ने पागलों की तरह कहा। जैसे ही उसने बोलना खत्म किया, विक्रम को तुरंत एक फोन कॉल आया और उसका चेहरा बुरी तरह बदल गया। प्रमुख, कुछ गड़बड़ है। स्वर्ग द्वीप के चारों ओर एक काला अवरोध दिखाई दिया है जो हमारी 1,00,000 की सेना को प्रवेश करने से रोक रहा है। ये सुनकर रणवीर की नजरें तीखी हो गईं। काला अवरोध? एक संत की आवाज के साथ उसकी नजरें तुरंत आचार्य जीशान पर टिक गईं। तुमने एक व्यूह रचा है। तुम काफी होशियार हो। तुमने तुरंत अनुमान लगा लिया। सही है, मैंने पहले से ही आसपास के समुद्री क्षेत्र में एक व्यूह स्थापित किया था जो पूरे स्वर्ग द्वीप को कवर करता है, जिससे ये जगह एक पिंजरे की तरह बन गई है। एक बार जब तुम अंदर आ गए
तो तुम कभी बाहर नहीं निकल सकते। आचार्य जीशान ने क्रूरता से कहा। पूरे स्वर्ग द्वीप को कवर करने वाला एक एकल गठन, ये निस्संदेह एक आश्चर्यजनक और भयानक कारनामा है। वहां मौजूद सभी लोगों के चेहरे का रंग उड़ गया। लगभग एक साथ स्वर्ग द्वीप के चारों ओर विशाल अथाह समुद्र में काली ऊर्जा की लहरें उठी, जैसे कोई घनी धुंध छा गई हो। लेकिन दूसरों के विपरीत ये काली ऊर्जा बेहद हिंसक थी। शुरुआत में बाहरी परिधि पर एक अवरोध बना। ठीक उसके पीछे बूम बूम हजारों काली धाराओं के साथ वे आसमान में उड़ गईं और आखिरकार स्वर्ग में मिल गईं। यह एक उल्टे विशाल कटोरे की तरह है जो पूरे स्वर्ग द्वीप को ढके हुए है। इस आश्चर्यजनक दृश्य को द्वीप पर कहीं से भी देखा जा सकता है। करण, यह आखिर क्या बला है? समुद्र में लंगर डाले एक युद्धपोत पर रुद्रधाम के एक सदस्य ने सदमे में करण से पूछा। ये किसी तरह का व्यूह लगता है। अभी के लिए कोई जल्दबाजी मत करो, मैंने पहले ही रिपोर्ट कर दी है। हम प्रमुख के आदेशों का इंतजार करेंगे, करण ने गंभीर आवाज में कहा। इस समय स्वर्ग द्वीप के केंद्र में नीलामी के खंडहरों के सामने अनगिनत लोगों ने आसमान की ओर देखा। वहां गहरा अंधेरा था, जैसे काले बादल सिर पर मंडरा रहे हों, पूरी दुनिया को अंधेरे में डुबो रहे हों। ये पलक झपकते ही दिन से रात होने जैसा है। यह उस तरह की काली ऊर्जा है। रणवीर की आंखें तुरंत चमक उठीं। अनंत अंधेरा द्वारा महारत हासिल की गई निश्चित तकनीकों में से एक दुश्मनों को मारने के लिए व्यू स्थापित करने के लिए एक काली ऊर्जा का उपयोग करना है। ये काली ऊर्जा जीवन और आत्मा को नष्ट कर सकती है। यदि आप इसका सामना नहीं कर सकते तो आप तुरंत एक सूखी लाश में बदल जाएंगे, जो बेहद भयानक है। रणवीर ने अनंत अंधेरा के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी और उससे बहुत कुछ सीखा था, यहाँ तक कि कुछ अंतर्दृष्टि भी प्राप्त की थी जिसका उसने परीक्षण किया था। हमने केवल कुछ डेटा का विश्लेषण किया है, लेकिन हम नहीं जानते कि यह वास्तव में क्या है। ये बाद में पता चला जब वे अनंत अंधेरा को नष्ट करने गए कि यह काली ऊर्जा नवमंडल और अनंत अंधेरा के बीच सहयोग समझौता होने के बाद अनंत अंधेरा को दी गई थी। पिछली बार बर्फीले क्षेत्र के रहस्यमय लोक में जब रणवीर ने निशांत नायक को मारा था तो उसने उससे पूछताछ की और पता चला कि यह काली ऊर्जा प्राचीन लोक द्वारा नवमंडल को दी गई थी और इसे एक बड़ा तुरुप का इक्का माना जाता था। इस बिंदु पर हमने मोटे तौर पर काली ऊर्जा की उत्पत्ति का पता लगा लिया है, लेकिन अभी भी कुछ चीजें थीं जो रणवीर को समझ नहीं आ रही थीं। प्राचीन लोक के लोगों को ये काली ऊर्जा कहाँ से मिली? उसने सीधे आचार्य जीशान से पूछा। आचार्य जीशान की नजरें तुरंत तीखी हो गईं। रणवीर, क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? इस संप्रदाय प्रमुख ने काली ऊर्जा के साथ एक भक्षण व्यूह स्थापित किया है और आज मैं तुम सबको परलोक भेजने वाला हूँ। तुम, एक मरता हुआ आदमी, मुझसे काली ऊर्जा के स्रोत के बारे में पूछने की हिम्मत कर रहे हो? तुम सचमुच अपनी मौत को दावत दे रहे हो? क्या तुम्हें यकीन है कि तुम इस भक्षण व्यूह के साथ मुझसे निपट सकते हो? रणवीर ने ठंडे स्वर में पूछा। हाँ, आचार्य जीशान अचानक जोर से हंसा। रणवीर, तुम कितने अज्ञानी हो। अनंत अंधेरा जिस काली ऊर्जा का उपयोग करता है वह मेरे द्वारा उपयोग की जाने वाली ऊर्जा से बिल्कुल अलग स्तर पर है। मैं तुम्हें काली ऊर्जा की असली ताकत दिखाऊंगा। जैसे ही शब्द गिरे, असीम काली ऊर्जा ने एक राक्षसी तूफान का रूप ले लिया जो लाखों भूतों की तरह उग्र रूप से गरज रहा था। गड़गड़ाहट के साथ शून्य में फैल गया। वहां मौजूद सभी लोगों ने मौत की आभा महसूस की। अगर तुम मौका नहीं लेते तो हम तुम्हें तब तक मारेंगे जब तक तुम आत्मसमर्पण नहीं कर देते। रणवीर ने जल्दी से आदेश दिया। विक्रम, करण को सूचित करो और उसे बताओ कि वह अपने भाइयों का नेतृत्व करे और कोई भी जल्दबाजी न करे। खत्म करने के बाद उसने अग्नि और हंसा को निर्देश दिया। अग्नि, हंसा, छाया संप्रदाय के लोगों को ले जाओ और नवमंडल के सभी सदस्यों को मार डालो। जी, दोनों सहमत हो गईं। जब विक्रम ने करण को सूचित किया, अग्नि और हंसा छाया संप्रदाय के सदस्यों का नेतृत्व करते हुए पहले से ही नवमंडल के सदस्यों के साथ भीषण लड़ाई में लगी हुई थीं। पफ पफ पफ, अग्नि और हंसा ने क्रूर तरीकों से दर्जनों लोगों को तुरंत खत्म कर दिया। क्या भयंकर हमला है। नवमंडल के लोग तुरंत हक्के बक्के रह गए। यह महसूस करने के बाद कि क्या हो रहा है, उसने एक कानफोड़ू दहाड़ लगाई और तुरंत छाया संप्रदाय के दर्जनों सदस्यों के साथ भीषण लड़ाई में उलझ गया। मूल रूप से छाया संप्रदाय में कई सौ सदस्य थे, लेकिन उनमें से एक हिस्सा मेहता परिवार के मुखिया द्वारा मारा गया था, जिसके परिणामस्वरूप भारी नुकसान हुआ था। केवल 260 सदस्य बचे थे। अनंत अंधेरा पर हमला करने से पहले इन 260 लोगों ने 10 दिनों का गहन प्रशिक्षण लिया, जिसके परिणामस्वरूप उनकी समग्र शक्ति में महत्वपूर्ण सुधार हुआ। 160 लोग सीधे शक्ति राजा स्तर तक पहुंच गए। इस बार रणवीर के साथ आए दर्जनों लोग उन 160 शक्ति राजा स्तर के विशेषज्ञों में सर्वश्रेष्ठ थे। जहां तक अग्नि और हंसा की बात है, उनकी साधना शक्ति देव स्तर की महान पूर्णता तक पहुंच चुकी है। इसलिए हालांकि उनकी संख्या कम थी, वे नवमंडल के हजारों लोगों के खिलाफ नुकसान में नहीं थे। दोनों पक्षों के बीच लड़ाई शुरू होने के बाद रणवीर ने संकोच नहीं किया।
काले तूफान को अपनी ओर आते देख उसने तुरंत अपनी तलवार की मंशा को उजागर किया। एक ही पल में उसके शरीर से एक भयानक तलवार की आभा निकली जो एक अद्वितीय तूफान में बदल गई। मार डालो, रणवीर ठंडे स्वर में चिल्लाया। सन सन हजारों तलवार की ऊर्जा एक साथ निकली जैसे घने ओलों की बारिश हो रही हो। आसमान में फैला काला तूफान अनगिनत तलवार ऊर्जाओं द्वारा बहा ले जाया गया और तुरंत शून्य में नष्ट हो गया। विक्रम, अनन्या और मिस लीला की रक्षा करो। रणवीर के बोलने के बाद उसने वृकोदर तलवार उठाई और आचार्य जीशान की ओर पूरी ताकत से बढ़ा। जब तक वह मारा जाता है व्यू अपने आप टूट जाएगा। अध्याय 517 आसमान के खिलाफ एक मुक्का। आचार्य जीशान की आंखों में खौफ का मंजर छा गया। समान स्तर पर वह रणवीर का मुकाबला नहीं कर सकता था। उसका एक हाथ कट चुका था और उसका शरीर वृकोदर तलवार से बुरी तरह घायल हो गया था। उसकी ताकत अब उसके चरम के बराबर नहीं थी। सरसराहट सरसराहट, उसने तुरंत एक हस्त मुद्रा बनाई और एक फ्लैश में आसमान से एक काली रोशनी उतरी जिससे एक छोटा अवरोध बना जिसने उसका रास्ता रोक दिया। बैंग, वृकोदर तलवार के उस पर पड़ने के बाद एक दबी हुई आवाज निकली और छोटा अवरोध चकनाचूर हो गया। सिजल, वृकोदर तलवार लगातार आगे बढ़ती गई सीधे आचार्य जीशान की ओर। लानत है, हम इसे भी नहीं रोक सकते। आचार्य जीशान की आंखें आश्चर्य से फैल गईं और उसने रोकने के लिए जल्दी से अपना बड़ा हाथ बढ़ाया। बैंग, एक दबी हुई धमक गूंजी जिसके साथ शून्य में खून की फुहार बिखर गई। आचार्य जीशान हमले को रोकने में कामयाब रहा लेकिन उसका एकमात्र बचा हुआ हाथ घायल हो गया और उसका शरीर तेजी से पीछे हटने को मजबूर हो गया। कमीने, आचार्य जीशान गुस्से में था। भक्षण व्यूह, इसे पूरा निगल जाओ। वह फिर चिल्लाया। काली ऊर्जा जिसने स्वर्ग द्वीप को घेर रखा था उमड़ी और फिर पागलों की तरह अंदर बहने लगी। ये पहले से भी अधिक तीव्र थी, मौत की आभा बिखेर रही थी। रणवीर ने अपनी तलवार उठाई। सरसराहट सरसराहट सरसराहट, लगातार कई तलवार के वार किए गए जिससे कई विशाल तलवार की किरणें बनी जो पूरे आकाश में फैल गईं और एक ही पल में अंधेरी दुनिया को रोशन कर दिया। रणवीर के मौजूदा साधना स्तर के साथ वह केवल एक तलवार के वार से इन काली ऊर्जाओं को चकनाचूर कर सकता था। आचार्य जीशान हैरान लग रहा था। उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि रणवीर इतना शक्तिशाली होगा कि भक्षण व्यूह भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा। वह तुरंत मुड़ा और चिल्लाया, तुम लोग कोई कदम क्यों नहीं उठा रहे हो? लोढ़ा परिवार, लालवानी परिवार, सभी को तुरंत एहसास हुआ कि क्या हो रहा है। सरसराहट सरसराहट, एक ही पल में दो शक्ति ब्रह्म स्तर के विशेषज्ञ अपने अपने परिवारों से बाहर निकल आए। कुल 4 शक्ति ब्रह्म स्तर के विशेषज्ञ थे। रणवीर को सीधे मारने के बजाय वे तुरंत जमीन पर पालथी मारकर बैठ गए। उसने हस्त मुद्राएं बनाई और मंत्रों का जाप किया जैसे कि वह कोई जादू टोना कर रहा हो। रणवीर और उसके समूह को कुछ पता नहीं चला, लेकिन समुद्र पर रोकी गई 1 लाख पिशाच सेना ने एक बेहद विचित्र दृश्य देखा। विशाल समुद्र अचानक हिंसक रूप से हिलने लगा मानो कोई राक्षस पैदा होने वाला हो। सब लोग सावधान रहें, करण तुरंत चिल्लाया। जैसे ही उसने बोलना खत्म किया उफनते समुद्र के पानी से एक नीली रोशनी फूट पड़ी जिसमें असीम ऊर्जा थी और तुरंत काली ऊर्जा में मिल गई। जैसे कि व्यूह को जीवन देने वाले अमृत से फिर से भरा जा रहा हो, पूरा व्यूह तुरंत बेचैन हो गया। दुनिया को नष्ट करने वाले विनाश की आभा बिखेर रहा था। कुछ ठीक नहीं है। करण को अचानक बेचैनी का एक प्रबल एहसास हुआ और उसने तुरंत विक्रम से संपर्क किया। इस समय रिपोर्ट सुनने के बाद विक्रम ने जल्दी से रणवीर को चिल्लाकर कहा, प्रमुख, करण ने कहा कि समुद्र की सतह पर एक चमकदार नीली रोशनी दिखाई दी जिसमें शक्तिशाली ऊर्जा थी और सीधे काली ऊर्जा में मिल गई। ये सुनकर रणवीर का दिल जोर से धड़का। इससे पहले कि वह आगे कुछ सोच पाता, उसे अचानक कुछ एहसास हुआ और उसने तेजी से ऊपर देखा। आसमान, जो मूल रूप से गहरा काला था, उसमें अचानक नीली रोशनी का स्पर्श आ गया। जब दोनों मिल जाते हैं तो एक भयानक आभा हवा में फैल जाती है। यह महासागर की ऊर्जा है। रणवीर को गहरा झटका लगा। उसने जल्दी से लालवानी परिवार, लोढ़ा परिवार और 4 शक्ति ब्रह्म स्तर के विशेषज्ञों की ओर देखा। यह जरूर उनका काम है, असीम महासागर की ऊर्जा को इकट्ठा करना और इसे भक्षण व्यूह में जोड़ना। कोई आश्चर्य नहीं, रणवीर को अचानक कुछ समझ आया। आचार्य जीशान, तुमने नीलामी यहाँ इसलिए रखी ताकि 2 महान परिवारों के लोग आसपास के समुद्र की ऊर्जा को सोख सकें, है न? उसने दृढ़ता से पूछा। रणवीर, तुम वाकई बहुत होशियार हो। तुमने मेरे बिना कुछ कहे ही सब कुछ अनुमान लगा लिया। वरना तुम्हें क्यों लगता है कि मैं उनके साथ सहयोग करूंगा? 6 शक्ति ब्रह्म स्तर के विशेषज्ञों को एक साथ काम करना चाहिए था, लेकिन तुमने ओसवाल परिवार के पूरे प्रतिनिधिमंडल को मार डाला। अन्यथा वे सेना में शामिल होकर और अधिक महासागर ऊर्जा को अवशोषित कर सकते थे। आचार्य जीशान ने अफसोस के साथ कहा, लेकिन उसने तुरंत अपना स्वर बदल लिया। हालांकि भले ही केवल 4 लोग इस तकनीक का उपयोग करें, मेरे भक्षण व्यूह के साथ मिलकर वे अभी भी तुम्हें मार सकते हैं। साथ ही साधकों, चलो रणवीर को मारने के लिए सेना में शामिल हों।
वह दृढ़ता से चिल्लाया, उसकी आवाज अद्वितीय कत्ल की मंशा से भरी थी। ठीक है, चारों ने एक स्वर में उत्तर दिया। बूम! एक ही पल में काली और नीली ऊर्जा जैसे आसमान का गिरना ने रणवीर को पागलों की तरह घेर लिया। सिजल! रणवीर ने एक ही पल में तलवार से प्रहार किया, जिससे आसमान में दरार पड़ गई। लेकिन भयानक ऊर्जा गायब नहीं हुई। काली ऊर्जा सीमित है, लेकिन महासागर की ऊर्जा लगभग असीमित है। दो कुलीन परिवारों के 4 शक्ति ब्रह्म स्तर के विशेषज्ञों ने लगातार समुद्र से प्रचुर ऊर्जा को अवशोषित किया। रणवीर द्वारा एक लहर को मिटाने के बाद दूसरी लहर आई और जो दरारें उसने काटी थीं, वे तुरंत भर गईं। बूम! एक जोर की दबी हुई धमक गूंजी और ऊर्जा ने तुरंत रणवीर को अपनी चपेट में ले लिया। हाहा, रणवीर, देखते हैं अब तुम कैसे बचते हो। आचार्य जीशान पागलों की तरह हंसा। हमने आखिरकार इस आदमी को फंसा लिया। अब हमें बस उसे मारना है। साथ ही साधकों, इसे जिंदा जलाने में मेरा साथ दो। बहुत बढ़िया, 4 शक्ति ब्रह्म स्तर के विशेषज्ञों ने उत्साह से उत्तर दिया। हालांकि नियोजित ऑपरेशन विफल रहा, लेकिन अगर रणवीर आज मारा जाता है तो लाभ अभी भी आश्चर्यजनक होगा। मैं उसे बचाने जा रही हूँ, अनन्या ने निर्णायक रूप से कहा। भाभी, चिंता मत करो, विक्रम ने तुरंत उसे रोक दिया। आप भूल गईं, प्रमुख के पास एक और तुरुप का इक्का है। एक कातिल चाल। अनन्या ने एक पल के लिए प्रतिक्रिया नहीं दी। जैसे ही विक्रम जवाब देने वाला था, एक उग्र दहाड़ गूंज उठी जो आसमान में गूंज गई। अष्ट दिशा विपरीत प्रहार। दबंग आवाज ऐसी थी जैसे 10,000 बिजलियां एक साथ फट रही हों, जिससे पूरा स्वर्ग द्वीप तुरंत चौंक गया। हजारों लोगों ने अपने शरीर को कांपते हुए और सिर को लगभग फटते हुए महसूस किया। ये प्रमुख की अंतिम चाल है, विक्रम उत्साह से चिल्लाया। उसने व्यक्तिगत रूप से इंद्रप्रस्थ में 2 बार अष्ट दिशा विपरीत प्रहार की शक्ति देखी थी। हर बार जब वह अपनी शक्ति को उजागर करते हैं तो यह मंगल और पृथ्वी के बीच की टक्कर जैसा होता है। यह अविश्वसनीय रूप से हिंसक है। मुझे इसे देखने का मौका पाकर बेहद सम्मानित महसूस होगा। तो यह अष्ट दिशा विपरीत प्रहार है। अनन्या को तुरंत एहसास हुआ, उसका हाव भाव थोड़ा बदल गया। बर्फीले क्षेत्र के रहस्यमय लोक से लौटने के बाद रणवीर ने उसे वह सब कुछ बताया जो हुआ था, जिसमें यह भी शामिल था कि उसने अष्ट दिशा विपरीत प्रहार में कैसे महारत हासिल की। लेकिन उसने इसके बारे में ज्यादा कुछ नहीं कहा और अनन्या ने उसे कभी इसका इस्तेमाल करते नहीं देखा था। गर्मागर्म माहौल में मैंने कभी इसके बारे में सोचा भी नहीं था। हालांकि क्या अष्ट दिशा विपरीत प्रहार उस भयानक ऊर्जा नाकेबंदी को तोड़ सकता है? यह एक ऐसा सवाल है जो दूसरों के मन में भी है। लेकिन जल्द ही उनके चेहरों पर संदेह सदमे में बदल गया, यहाँ तक कि डर में भी। रणवीर के दहाड़ने के बाद एक अद्वितीय और दबंग आभा ने पीछा किया, जैसे कोई जलता हुआ उल्कापिंड वायुमंडल को चीर रहा हो और कोई भी इसका सामना नहीं कर सका। बूम! एक ही पल में इस दबंग आभा ने असीम ऊर्जा को चकनाचूर कर दिया। उसी समय रणवीर प्रकट हुआ, उस भयानक ऊर्जा को तोड़ दिया जिसने उसे सील कर दिया था, और आसमान की ओर मुक्का मारना जारी रखा। एक ही पल में ये सैकड़ों फीट दूर चला गया और उसकी राजसी आकृति द्वीप पर मौजूद हर व्यक्ति की आंखों में दिखाई दी। हर कोई उसे ऐसे देख रहा था जैसे वह कोई देवराजा हो। ये किस तरह की मुक्का तकनीक है? यह इतनी भयानक कैसे हो सकती है? आचार्य जीशान, 4 शक्ति ब्रह्म स्तर के विशेषज्ञ और 2 प्रमुख परिवारों के बाकी लोग हक्के बक्के रह गए। वह रणवीर को मार सकता था, लेकिन इसके बजाय उसने एक ही मुक्के से सील को तोड़ दिया और सीधे आसमान में उड़ गया। वह क्या करने की कोशिश कर रहा है? वह संभवतः एक ही मुक्के से व्यूह को तोड़ने की योजना नहीं बना रहा है न? हर कोई हैरान था। असंभव, यह आत्मघाती है। अगर यह केवल मेरे द्वारा स्थापित भक्षण व्यूह होता तो बात अलग थी, लेकिन 4 शक्ति ब्रह्म स्तर के विशेषज्ञ भी हैं जो पश्चिमी तत्व तकनीकों का उपयोग करके प्रचुर महासागर ऊर्जा को अवशोषित कर रहे हैं। तुम, रणवीर, उसे तोड़ने की योजना कैसे बनाते हो? आचार्य जीशान ने ठंडे स्वर में चिल्लाया। रणवीर ने उसे पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया और आगे बढ़ गया, जब तक कि एक मुक्का सीधे व्यूह पर नहीं लगा। एक ही पल में पूरा द्वीप, अनगिनत लोग पूरी तरह से चुप हो गए, उनके मुंह खुले के खुले रह गए। यहाँ तक कि आचार्य जीशान, 4 शक्ति ब्रह्म स्तर के विशेषज्ञों में से एक का भी यही हाल था, क्योंकि उन्होंने अपने जीवन का सबसे भयानक दृश्य देखा। अध्याय 518 बेमिसाल। पूरे आकाश की तुलना में रणवीर की आकृति एक चींटी जितनी तुच्छ थी, लेकिन उस मुक्के को मारने के ठीक बाद गड़गड़ाहट, काली ऊर्जा से भरा भारी व्यूह जो आकाश को भरे हुए था और महासागर की ऊर्जा एक कानफोड़ू धमाके के साथ तुरंत फट गया। अंतहीन ऊर्जा सभी दिशाओं में पागलों की तरह गरजने लगी, जैसे अनगिनत परमाणु बम एक ही समय में फट रहे हों। शून्य भी फट गया था और अजीब रोशनी की किरणें टिमटिमा रही थीं। स्वर्ग द्वीप पर मौजूद हर कोई इस दृश्य को देख रहा था। उनके सदमे के भाव एक पल के लिए बने रहे। जब आसमान फिर से शांत हुआ, अंधेरा गायब हो गया और सूरज की एक किरण नीचे चमकी, स्वर्ग द्वीप को दिन के उजाले में रोशन कर दिया। व्यू टूट गया, व्यू टूट गया, ...
अनगिनत लोग उत्साह से चिल्लाए। 1 लाख की पिशाच सेना स्वर्ग द्वीप के आसपास के पानी में स्थिति की बारीकी से निगरानी कर रही थी। इस समय उसने अपने सामने व्यूह अवरोध को एक पल में गायब होते देखा। रुद्रधाम के सभी भाइयों, पूरी ताकत से दुश्मन का सफाया करो। अचानक स्वर्ग से एक उग्र दहाड़ आई। रणवीर आकाश में गर्व से खड़ा था, उसकी तलवार दक्षिण की ओर इशारा कर रही थी, एक देवता की तरह। 1 लाख पिशाच देवताओं की सेना इस आकृति को देखते ही उफनते खून और जोश से भर गई। मार डालो, कर्ण ने आदेश दिया। मारो मारो मारो। 1 लाख पिशाच एक ही पल में स्वर्ग द्वीप पर उमड़ पड़े। एक ही पल में पूरा द्वीप एक बार फिर तीव्र कत्ल की मंशा में घिर गया। इस क्षण आचार्य जीशान और 4 शक्ति ब्रह्म स्तर के विशेषज्ञों ने रणवीर द्वारा व्यूह तोड़ने के बाद एक साथ अपना मुंह खोला। पफ पफ पफ। 5 आदमियों ने खून की उल्टी की और मुश्किल से सांस ले रहे थे। काली ऊर्जा आचार्य जीशान से आई थी और अकेले इस भव्य व्यूह को स्थापित करने में उसकी लगभग सारी कोशिशें खर्च हो गईं। जहां तक सहायता प्रदान करने की बात है, इसमें उसे अकल्पनीय मात्रा में मानसिक प्रयास लगा। 2 कुलीन परिवारों के 4 शक्ति ब्रह्म स्तर के विशेषज्ञों ने जल आधारित तकनीक का उपयोग करके समुद्र से अंतहीन ऊर्जा खींची, जिसके लिए भी मानसिक ऊर्जा के महत्वपूर्ण व्यय की आवश्यकता थी। इसलिए जब व्यूह चकनाचूर हो गया तो वे सभी प्रभावित हुए, लेकिन उनकी चोटों से परे उनकी आंखों में खौफ भरा था। व्यूह को एक ही मौके से चकनाचूर कर दिया गया, ये बस अविश्वसनीय है। तुम्हारी चालें खत्म हो गई हैं, है न? रणवीर ठंडे स्वर में चिल्लाया और एक बाज की तरह आसमान से नीचे झपटा, तेज हवा की चीख के साथ। ये देखकर कि हालात खराब हो रहे हैं, आचार्य जीशान ने एक कदम उठाया और एक ही पल में अनन्या की ओर लपका। अगर हम उसे पकड़ लेते हैं तो हम रणवीर को धमकी क्यों नहीं दे सकते? मेरे यहाँ होते हुए मेरी भाभी को चोट पहुंचाने के बारे में सोचना भी मत। विक्रम ने निर्णायक रूप से प्रहार किया, आचार्य जीशान की ओर एक हथेली से वार किया। बैंग! तुरंत एक जोरदार धमाका हुआ। आचार्य जीशान और विक्रम दोनों लड़खड़ाते हुए पीछे हटे। हालांकि आचार्य जीशान गंभीर रूप से घायल था, फिर भी वह एक शीर्ष स्तरीय विशेषज्ञ था और उसे मारना इतना आसान नहीं होगा। जैसे ही विक्रम पीछे हटा, 2 कुलीन परिवारों के 4 शक्ति ब्रह्म स्तर के विशेषज्ञ भी अनन्या की ओर लपके। उन्हें आचार्य जीशान के उद्देश्य का एहसास हुआ, इसलिए उन्होंने उसका अनुसरण किया और अपनी चाल चली। केवल विक्रम ही अनन्या और लीला की रक्षा कर रहा था। पीछे धकेले जाने के बाद वह एक पल के लिए प्रतिक्रिया करने में असमर्थ था। पलक झपकते ही 4 शक्ति ब्रह्म स्तर के विशेषज्ञ अनन्या के सामने पहुंच गए। लेकिन जैसे ही उन चारों ने एक साथ अनन्या को पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाया, उन्हें तुरंत बिजली के झटके जैसा लगा और उनके चेहरों पर खौफ का भाव आ गया। अनन्या के शरीर पर अचानक एक शक्तिशाली बल प्रकट हुआ, एक सुरक्षात्मक आभा की तरह। बैंग बैंग बैंग! इससे पहले कि वे चारों प्रतिक्रिया कर पाते, वे सभी पीछे फेंक दिए गए। यह क्या हो रहा है? वे सभी पूरी तरह से चकरा गए थे। एक नाजुक महिला के पास इतनी भयानक शक्ति कैसे हो सकती है? खुद को बहुत ज्यादा आंक रहे हो, रणवीर ने उपहास किया। अनन्या को मेहता राज कलश द्वारा प्रदान की गई ताओवादी आभा द्वारा संरक्षित किया गया था। जब उसे खतरा होता था तो यह अपने आप प्रकट हो सकता था और शक्ति ब्रह्म स्तर से नीचे के योद्धाओं के हमलों का सामना कर सकता था। अगर ये 4 शक्ति ब्रह्म स्तर के विशेषज्ञ अभी भी अपने चरम पर होते तो वे निश्चित रूप से हमले का सामना कर सकते थे, लेकिन वे पहले से ही घायल थे और उनकी वर्तमान युद्ध शक्ति अधिक से अधिक शक्ति देव स्तर पर थी, इसलिए उनके लिए दूर फेंका जाना पूरी तरह से सामान्य था। अनन्या शुरू में थोड़ी भ्रमित थी, लेकिन उसे जल्दी ही एहसास हुआ कि यह ताओवादी आभा उसकी रक्षा कर रही थी। उसने तुरंत बर्फीले भाव के साथ उन 4 लोगों को देखा। तुम नीच कमीनों, मेरे पति से निपटने के लिए नवमंडल के साथ हाथ मिलाने का मजा चखो, मेरी शक्ति का स्वाद लो। पवन वेग माया! अनन्या ने सीधे उस युद्ध कला तकनीक का उपयोग किया जो रणवीर ने उसे सिखाई थी। सबसे पहले उसने 4 लोगों के पास जल्दी पहुंचने के लिए पवन वेग तकनीक का इस्तेमाल किया। फिर उसने 4 लोगों पर हमला करने के लिए छाया हथेली तकनीक का इस्तेमाल किया। 4 शक्ति ब्रह्म स्तर के विशेषज्ञ और भी अधिक आश्चर्यचकित थे। उन्हें कोई अंदाजा नहीं था कि रुद्रधाम के स्वामी की पत्नी भी एक युद्ध कला विशेषज्ञ थी। इस साधना स्तर को देखते हुए उसने पहले ही शक्ति देव स्तर में प्रवेश कर लिया है। चौंक कर चारों ने जल्दी से कार्रवाई की। बैंग 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 बैंग! लगातार 4 दबी हुई धमक गूंजी और सभी 4 शक्ति ब्रह्म स्तर के विशेषज्ञों को पीछे हटने पर मजबूर होना पड़ा। अनन्या भी हिल गई थी और कुछ कदम पीछे हट गई, उसके चेहरे पर दर्द का भाव था। अनन्या! ये देखकर रणवीर का दिल बैठ गया। उसकी आंखें तुरंत तीव्र कत्ल की मंशा से चमक उठीं। तुमने मेरी पत्नी को छूने की हिम्मत की, तुम अपनी मौत मांग रहे हो। एक दहाड़ के साथ उसका असली रूप उतरा और उसने वृकोदर तलवार को जोर से घुमाया। पफ पफ पफ! एक ही पल में 4 शक्ति ब्रह्म स्तर के विशेषज्ञों को वृकोदर तलवार से 2 टुकड़ों में काट दिया गया। उनका खून शून्य में बिखर गया।
नहीं, लालवानी परिवार, लोढ़ा परिवार, हर कोई, वे सभी सदमे में चिल्लाए, बेबसी से 4 शक्ति ब्रह्म स्तर के विशेषज्ञों को मरते हुए देख रहे थे। इन 4 लोगों के मरने के साथ उनके पास अब कोई तुरुप का इक्का नहीं बचा है। वूश, रणवीर एक पल में अनन्या के पास पहुंच गया। तुम पागल लड़की, वे सभी शक्ति ब्रह्म स्तर के विशेषज्ञ हैं। भले ही वे घायल हों, उनकी ताकत अभी भी बहुत भयानक है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? हालांकि यह एक शिकायत थी, लेकिन उसकी आंखें चिंता से भरी थीं। उसी समय रणवीर ने अनन्या के खून और जोश को शांत करने के लिए उसके शरीर में प्राण शक्ति की एक धारा भेजी और उसकी जांच भी की। गनीमत रही कि उसे कोई अंदरूनी चोट नहीं आई थी। मैं तुम्हारे साथ यहाँ इसलिए आई क्योंकि मैं अपनी भूमिका निभाना चाहती थी, अनन्या ने धीरे से कहा, रणवीर द्वारा दोषी ठहराए जाने के डर से। रणवीर का दोषारोपण लगभग तुरंत गायब हो गया। मेरे यहाँ होते हुए तुम सब कुछ मुझ पर छोड़ सकती हो। जैसे ही उसने बोलना खत्म किया, एक तलवार निकली। हमें मत मारो, 2 रईस घबराहट में चिल्लाए। अपनी मौत को दावत देने के लिए खुद को दोषी मानो। पफ पफ पफ, खून की फुहार के साथ लोढ़ा परिवार और लालवानी परिवार, कुल मिलाकर 1 दर्जन से अधिक लोग, सभी एक ही तलवार के वार से मारे गए। क्या कबीला नेता, क्या युवा मालिक, जो कोई भी रणवीर का विरोध करने की हिम्मत करेगा, वह अंततः राख में बदल जाएगा। देखने वालों के लिए ये बहुत बड़ी घटना थी, मानो आसमान गिर पड़ा हो। लोढ़ा परिवार और लालवानी परिवार दोनों प्रमुख पश्चिमी कुलीन परिवार हैं। ये कम से कम कई 100 वर्षों से चला आ रहा है और इसकी विरासत अविश्वसनीय रूप से गहरी है। राजनीतिक, व्यापार और सैन्य क्षेत्रों में उनकी गहरी जड़ें हैं। नतीजतन प्रमुख हस्तियां, यहाँ तक कि कबीले का नेता भी मारा गया। ये भयानक है। रणवीर द्वारा इन लोगों को मारने के बाद उसने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। जो मरने के लायक हैं, जो अपनी उत्पत्ति की परवाह करते हैं, बस उन्हें जहनुम भेज दो। आचार्य जीशान, अब तुम्हारी बारी है। रणवीर ने तुरंत अपना सिर घुमाया और आचार्य जीशान को घूरा, जिससे वह चौंक गया। गंभीर रूप से घायल और अपने सभी तुरुप के इक्के खोने के बाद उसे एहसास हुआ कि ज्वार उसके खिलाफ हो गया था। आज मैं बर्बाद हो गया हूँ। रणवीर, तुम मुझे नहीं मार सकते, वरना मेरे पीछे जो ताकतें हैं उन्हें तुम नाराज करना बर्दाश्त नहीं कर सकते। आचार्य जीशान ने तुरंत धमकी दी। ये बस प्राचीन लोक है। क्या तुम्हें लगता है कि मुझे कुछ नहीं पता? रणवीर ने ठंडे स्वर में कहा, एक कदम आगे बढ़ाते हुए। सिजल, एक व्यापक गति के साथ एक ही पल में तलवार से प्रहार किया गया। अध्याय 519, सफाया, चुप्पी के लिए कत्ल। क्लिक, एक दबी हुई धमक के साथ आचार्य जीशान का दूसरा हाथ तुरंत फट गया, खून हर जगह बिखर गया। उफ, आचार्य जीशान ने दर्द सहा, अविश्वास में रणवीर को घूरते हुए। तुम प्राचीन लोक से भी नहीं डरते। अगर मैं डरता तो मैं शाकाल को नहीं मारता, रणवीर ने ठंडे स्वर में कहा। इसके अलावा क्या तुम जानते हो कि मैंने तुम लोगों नवमंडल से हिसाब चुकता करने के लिए अब तक इंतजार क्यों किया? क्यों? आचार्य जीशान ने अनजाने में पूछा। क्योंकि मैंने इससे पहले पवित्र नगरी के बुजुर्गों को मार डाला था। बताओ, मैं तुम्हारी धमकियों से क्यों डरूंगा? रणवीर ने ठंडे स्वर में कहा। इस आचार्य जीशान की रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। ये रणवीर को एक ही मौके से व्यूह को चकनाचूर करते देखने से भी ज्यादा चौंकाने वाला था। वह अच्छी तरह जानता था कि पवित्र नगरी क्या थी। प्राचीन लोक के भीतर एक विशेष इकाई, एक शाही राजधानी के बराबर। पवित्र नगरी में एक बुजुर्ग के रूप में सेवा करने में सक्षम होना बहुत उच्च स्थिति का प्रतीक है। रणवीर ने वास्तव में पवित्र नगरी के एक बुजुर्ग को मार डाला। यह अविश्वसनीय है। रणवीर, तुमने खुद को बड़ी मुसीबत में डाल लिया है। प्राचीन लोक तुम्हें इसके लिए कभी नहीं बख्शेगा। तुम्हें इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। घुटने टेक दो, रणवीर ठंडे स्वर में चिल्लाया और एक दबंग आभा ने उसे दबा दिया। बूम! आचार्य जीशान के वर्तमान साधना स्तर के साथ वह उसका मुकाबला नहीं कर सकता था। उसके घुटने मुड़ गए और वह तुरंत जमीन पर गिर गया। चटाक! एक करारी चटक के साथ घुटने की टोपी चकनाचूर हो गई, जिससे आचार्य जीशान का पूरा शरीर दर्द से ऐंठ गया। कायकल्प विद्या सौंप दो और मैं तुम्हारी जान बख्श दूंगा, रणवीर ने ठंडे स्वर में कहा। क्या तुम अपनी जुबान के पक्के हो? आचार्य जीशान की आंखें चमक उठीं। मरने के लिए पहले से ही तैयार होने के बाद इन शब्दों को सुनकर अचानक मेरे भीतर उम्मीद की एक किरण जगी। मैं हमेशा अपनी जुबान का पक्का होता हूँ और इतने सारे लोग गवाह हैं, रणवीर ने ठंडे स्वर में कहा। ठीक है, मैं ये तुम्हें दे दूंगा, आचार्य जीशान ने बिना किसी हिचकिचाहट के कहा। अगर वह सहमत नहीं होता है तो वह क्या कर सकता है? भले ही रणवीर उसे मार दे, वह फिर भी कायकल्प विद्या पा सकता है। उसकी वर्तमान स्थिति को देखते हुए उसे सौदेबाजी करने का कोई अधिकार नहीं है। चूंकि जीने का मौका है तो कोशिश क्यों न की जाए? ये कायकल्प विद्या है। आचार्य जीशान ने जल्दी से एक प्राचीन स्क्रॉल निकाला। कायकल्प विद्या सौंपते समय वह अफसोस और शर्मिंदगी का संकेत दिखाए बिना नहीं रह सका। उसने कई वर्षों तक इस विधि का अभ्यास किया है और उसका मानना है कि उसकी शारीरिक शक्ति दुनिया में अद्वितीय है।
इससे पहले कि वह कोई कदम उठा पाता, रणवीर ने उसे पूरी तरह से दबा दिया। उसे केवल नीलामी में दिखावा करने का मौका मिला, लेकिन तलवार के एक ही वार से उसका हाथ काट दिया गया। युद्ध शक्ति में अंतर बहुत बड़ा है। रणवीर ने कायकल्प विद्या को हाथ में लिया और उसकी जांच की। एक बार जब मैंने पुष्टि कर ली कि कोई समस्या नहीं है, तो मुझे थोड़ा उत्साह महसूस हुआ। इस बिंदु पर उसके पास पहले से ही 4 पूर्ण विधियां थीं। न केवल आप एक कार्य पूरा कर सकते हैं, बल्कि आप शरीर को तपाने की तकनीकों का अभ्यास भी कर सकते हैं और अपने साधना स्तर में सुधार कर सकते हैं। यह अच्छी बात है, चाहे आप इसे किसी भी तरह से देखें। मेरे पास कुछ और है जो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। आपके पीछे कौन सी प्राचीन शक्ति है? रणवीर ने पूछा। यह आचार्य जीशान एक पल के लिए हिचकिचाया। उसे प्राचीन लोक के लोगों द्वारा दिए गए निर्देश याद आए, जानकारी कभी लीक मत करना। मामला अत्यंत महत्वपूर्ण है, अन्यथा नवमंडल को अंडरवर्ल्ड में स्थापित नहीं किया गया होता। ये सब गोपनीयता की खातिर है। भले ही तुम मुझे न बताओ, फिर भी मैं पता लगा सकता हूँ। लेकिन मैं फिर भी तुम्हें सलाह देता हूँ कि अपनी जान के साथ जुआ मत खेलो। रणवीर ने ठंडे स्वर में कहा। ठीक है, मैं तुम्हें बताता हूँ, आचार्य जीशान ने दांत पीसते हुए कहा। वे आए थे। पफ। तभी शून्य से अचानक एक ठंडी रोशनी दिखाई दी, जिसने तुरंत आचार्य जीशान पर प्रहार किया और उसके गले को छेद दिया। एक ही पल में खून बेतहाशा बहने लगा। उसे चुप कराने के लिए मार डाला। रणवीर की नजरें तुरंत तीखी हो गईं और उसने निर्णायक रूप से अपनी धारणा क्षमता को छोड़ दिया। बूम! एक ही पल में उसका शरीर हिल गया और सैकड़ों फीट हवा में भागने के बाद वह अचानक रुक गया। वह अजीब उतार चढ़ाव गायब हो गया, सीधे शून्यता में गायब हो गया। सरसराहट। उसने अपनी धारणा क्षमता का फिर से उपयोग किया, लगभग पूरे स्वर्ग द्वीप को कवर किया। डॉट 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 डॉट। कई मिनट बीत गए और कुछ भी नहीं मिला। हमें जमीन पर वापस जाना होगा। प्रमुख, ये किसने किया? विक्रम ने तुरंत पूछा। वे निश्चित रूप से प्राचीन लोक से हैं, रणवीर ने ठंडे स्वर में कहा। उसका चेहरा गंभीर था। लानत है, वह मूल रूप से आचार्य जीशान के खिलाफ साजिश करने का इरादा रखता था, उसे सब कुछ कबूल करने के लिए मजबूर करने के लिए, उसे न मारने के बहाने का उपयोग करते हुए। जब तक वह बोलना समाप्त करता, वह अपनी बात रखेगा और कार्रवाई नहीं करेगा, लेकिन वह विक्रम, अग्नि और अन्य लोगों को अपनी जगह आचार्य जीशान को मारने दे सकता था। योजना सफल होने से पहले शून्य से एक ठंडी रोशनी चमकी, जिसने उसके गले को बेरहमी से छेदकर आचार्य जीशान को तुरंत मार डाला। प्राथमिक उद्देश्य केवल उसे मारना नहीं है, बल्कि उसे एक शब्द भी प्रकट करने से रोकना है। रणवीर के बोलते ही वह सीधे आचार्य जीशान के पास गया, उसका हाथ पकड़ा और उसे ध्यान से महसूस किया। जीवन ऊर्जा का कोई नामो निशान नहीं बचा था। जिस क्षण सुई ने उसके गले को छेदा, वह तुरंत मर गया, यहाँ तक कि संजीवनी विद्या भी उसे नहीं बचा सकी। वह एक क्रूर हमला था, उसे तुरंत मार डाला। ये सुनकर कि यह प्राचीन लोक था जिसने कदम उठाया था, सभी के चेहरे का रंग बदल गया। असामान्य। क्या ये हो सकता है कि प्राचीन लोक के लोग हमेशा से छाया में छिपे हुए हों? अनन्या ने पूछा। इन शब्दों ने सभी की रीढ़ में सिहरन पैदा कर दी। अगर ऐसा है, तो क्या उनके सभी कार्य दूसरे पक्ष की नजरों में नहीं होंगे? एक जहरीले सांप की तरह यह अपनी ठंडी, भयावह टकटकी के साथ छाया में दुबका रहता है, किसी भी समय हमला करने के लिए तैयार। और किसी ने ध्यान नहीं दिया, जिसके बारे में सोचना भी भयानक है। जरूरी नहीं। प्राचीन लोक बहुत रहस्यमय है और इसके कई तरीके हैं। शायद ये गुप्त रूप से कदम उठाने वाले व्यक्ति के बिना कुछ जादुई खजानों या युद्ध कला तकनीकों का उपयोग करके किया जा सकता है, लेकिन मुझे ठीक नहीं पता कि वे क्या हैं। मैं अभी शीर्ष गति से चला और मुश्किल से ऊर्जा के उतार चढ़ाव का पता लगा पाया, जो पलक झपकते ही गायब हो गया, रणवीर ने गंभीर आवाज में कहा। इस निर्णय का कारण यह है कि कोई वास्तव में अंधेरे में देख रहा था। अपनी सामान्य शिखर साधना के साथ वह न केवल नोटिस करने में विफल रहा, बल्कि वह उस पल को भी नहीं पकड़ सका जब दूसरे पक्ष ने कोई कदम उठाया। दूसरा पक्ष कितना मजबूत होगा? परम शिखर, या क्या उसने पहले ही शिखर क्षेत्र को तोड़ दिया है और भी उच्च स्तर पर पहुंच गया है? ये कटौती बस अकल्पनीय है, क्योंकि यह बहुत भयानक है और रणवीर की समझ से परे है। यही वजह है कि वह इस निष्कर्ष पर पहुंचा। जरूरी नहीं कि कोई छाया में छिपा हो, यह अधिक संभावना है कि कुछ विशेष तरीकों का उपयोग किया जाता है। हालांकि आचार्य जीशान के मरने के साथ ये सवाल बना हुआ है कि उसके पीछे किस तरह की ताकत थी। इसके अलावा रणवीर के पास एक और सवाल था जो वह पूछना चाहता था, काली ऊर्जा कहाँ से आई? क्या ये कृत्रिम रूप से परिष्कृत है या प्रकृति से ली गई है? आचार्य जीशान की हत्या के साथ बाकी सब कुछ अज्ञात था। बहुत अच्छा, बाहरी दुनिया और प्राचीन लोक के बीच एक अनुबंध है। भले ही मैं सब कुछ जानता हूँ, फिर भी प्राचीन लोक के साथ फिलहाल युद्ध शुरू करना असंभव है। इसके अलावा जब मैंने नवमंडल के साथ युद्ध शुरू किया, तो प्राचीन लोक के लोगों ने सीधे हस्तक्षेप नहीं किया। उन्होंने आचार्य जीशान को पश्चिमी रईसों के साथ सहयोग लेने के लिए मजबूर किया।
ये देखा जा सकता है कि प्राचीन लोग बाहरी दुनिया के मामलों में सीधे हस्तक्षेप नहीं करना चाहता है। चूंकि ऐसी बात है, मुझे ज़्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। भविष्य में जब भी मौका मिलेगा मैं धीरे धीरे इसकी जांच करूंगा। रणवीर के बोलने के बाद उसने तुरंत दूर देखा। रुद्रधाम की 1 लाख की सेना आ चुकी है। 1 लाख सैनिक जबरदस्त गति के साथ आते ही युद्ध के मैदान में शामिल हो गए और छाया संप्रदाय के लोगों के साथ मिलकर उन्होंने नवमंडल के शेष सदस्यों को पूरी तरह से कुचल दिया। मारो मारो मारो, युद्ध के नारे पूरे आसमान और धरती पर गूंज उठे, जिससे दृश्य एक वास्तविक नरक में बदल गया। अगर कोई मुझे बता सके कि नवमंडल के पीछे कौन सी प्राचीन शक्ति है तो मैं शायद उसकी जान बख्श दूं। रणवीर ने अपनी आखिरी उम्मीद पर टिके रहते हुए ठंडे स्वर में चिल्लाया। अध्याय 520 गांधार राष्ट्र का पहला परिवार आ गया है। लेकिन रणवीर यह भी समझता था कि संभावनाएं कम थीं। गैर हस्तक्षेप समझौते के कारण प्राचीन लोक आसानी से बाहरी दुनिया में कोई कार्रवाई नहीं करेगा। इसके अलावा इसमें एक ऐसी काली शक्ति का समर्थन करना शामिल है जो संदिग्ध सौदों में माहिर है। अगर इसका पर्दाफाश हुआ तो निश्चित रूप से गंभीर परिणाम होंगे। इसके अलावा केवल आचार्य जीशान मारा गया, जिससे पता चलता है कि अन्य लोग ये रहस्य नहीं जानते थे। और वही हुआ। नवमंडल के सभी सदस्यों के मारे जाने के बाद भी एक भी व्यक्ति रणवीर को जवाब नहीं दे सका। प्रमुख को रिपोर्ट, सभी मारे गए हैं। करण रिपोर्ट करने के लिए आगे बढ़ा। संप्रदाय प्रमुख, उन सभी का सफाया कर दिया, किसी को जिंदा नहीं छोड़ा। अग्नि पीछे थी। इस समय पूरी जमीन लाशों से पटी हुई थी। शून्य भी अंतहीन रक्त ऊर्जा से भरा हुआ था। देखने वाले पहले से ही एक तरफ उकड़ू बैठे थे, उबकाए ले रहे थे। मैंने अपनी जिंदगी में इतना खूनी मंजर कभी नहीं देखा। इसके साथ ही नवमंडल की शक्ति पूरी तरह से मिटा दी गई है। अंडरवर्ल्ड, यह असली दुनिया है, पूरी तरह से बह गई। 3 निषिद्ध क्षेत्र, साथ ही अनंत अंधेरा, सभी रणवीर द्वारा नष्ट कर दिए गए। अकेले दम पर उसने पूरे अंधकार जगत को नष्ट करने के लिए रुद्रधाम और छाया संप्रदाय का नेतृत्व किया। यह उपलब्धि इतनी चमकदार है कि यह निश्चित रूप से इतिहास में दर्ज होगी। करण, अपने आदमियों को नवमंडल के मुख्यालय ले जाओ। वहां कुछ बचे हुए लोग होने चाहिए। बस उन सभी का सफाया कर दो, रणवीर ने निर्देश दिया। ठीक है, करण ने तुरंत सहमति व्यक्त की। जैसे ही वह अपने आदमियों को इकट्ठा कर रहा था और जाने की तैयारी कर रहा था, विक्रम को अचानक कुछ खबर मिली। उसने तुरंत रिपोर्ट की, प्रमुख, गांधार राष्ट्र से एक विशेष विमान आया है और स्वर्ग द्वीप पर उतरने वाला है। पूरा स्वर्ग द्वीप रुद्रधाम की निगरानी में है और कोई भी गड़बड़ी उनके नियंत्रण में है। हालांकि कोई यातायात नियंत्रण उपाय लागू नहीं थे, लेकिन तथ्य यह है कि विमान एक उच्च निवेश वाले देश से आया था, जिसने बहुत सारी अटकलों को जन्म दिया है। रणवीर जानता था कि विक्रम की रिपोर्ट का क्या मतलब है। उनकी हरकतों पर कड़ी नजर रखो। अगर वे वास्तव में गोयनका परिवार से हैं तो एक सच्ची माफी ठीक रहेगी, लेकिन अगर वे अहंकारी और दबंग हैं तो मुझे उन्हें उनकी कब्रों में भेजने में कोई आपत्ति नहीं होगी। जी, विक्रम ने तुरंत सिर हिलाया। इस समय निजी जेट के हवाई अड्डे पर उतरने के बाद सूट पहने 60 के दशक का एक बुजुर्ग आदमी बाहर निकला। उसने एक बहुत ही शक्तिशाली आभा बिखेरी और उसमें एक टाइकून का अहंकार था। इस व्यक्ति के विमान से उतरने के बाद लगभग 100 लोग उसके पीछे आए। सभी काले सूट पहने हुए थे, एक ठंडी और भयंकर आभा के साथ। जैसे ही वे दिखाई दिए, आसपास की जगह एक जानलेवा माहौल से भर गई। समूह पहले से व्यवस्थित कार में सवार हुआ और सीधे शहर के केंद्र की ओर बढ़ा। मुखिया, मुझे यहाँ खून की गंध क्यों आ रही है? कार के अंदर से काले कपड़ों में एक अंगरक्षक ने सावधानी से कहा। खून की गंध? इतने अच्छे पर्यटन स्थल पर कत्लेआम कैसे हो सकता है? यह जरूर अंदर बहने वाली समुद्र की गंध होगी, ललित गोयनका ने खारिज करते हुए कहा। सब कुछ तैयार है। एक बार जब हम मौके पर पहुंच जाएंगे तो हम अपराधी को पकड़ लेंगे और उसे देखते ही मार डालेंगे। जिसने भी मेरे 2 बेटों को मारने की हिम्मत की, चाहे वह कोई भी हो, मैं उसे जहन्नुम भेज दूंगा। ललित गोयनका का चेहरा पीला था और उसकी गर्दन की नसें फूल गई थीं। वह गुस्से में था। उन्होंने उसके लिए एक भी संतान नहीं छोड़ी, जिसने पूरी तरह से उसकी हद पार कर दी। उसे उन्हें मारना ही था। हालांकि उसे कोई अंदाजा नहीं था वह व्यक्ति वास्तव में कौन है जिसे मैं मारने वाला हूँ। कुल 20 लग्जरी कारें एक लंबी कतार की तरह सड़कों से गुजरी और एक ही पल में शहर के केंद्र में दिखाई दी। बैंग बैंग बैंग, एक ही पल में सभी कारों के दरवाजे एक साथ खुले। ललित गोयनका ने एक कदम आगे बढ़ाया। उसका गुस्सा उमड़ रहा था। किस अंधे कमीने ने मेरे 2 अनमोल बेटों को मारा? तुम्हारे बेटे कौन हैं? विक्रम ने ठंडे स्वर में पूछा। लोकेश गोयनका, लखन गोयनका, मैं ललित गोयनका हूँ, गांधार राष्ट्र के गोयनका समूह का मुखिया। ललित गोयनका ने जोर से कहा, जैसा कि उस व्यक्ति से उम्मीद की जाती है जिसने गोयनका परिवार में भारी निवेश किया है। मैंने उन्हें मारा, रणवीर ने शांति से कहा। सरसराहट। ललित गोयनका की नजरें तुरंत रणवीर पर टिक गईं। काश वह ऊपर जाकर उसे टुकड़ों में फाड़ सकता।
तुम शापित कमीने, तुमने वास्तव में मेरे 2 अनमोल बेटों को मार डाला। घुटने टेको और अपनी गलती मानने के लिए नाक रगड़ो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे प्रमुख से इस तरह बात करने की? गोयनका परिवार के तुम्हारे 2 बेटे अपनी मौत को दावत दे रहे थे। विक्रम ने ठंडे स्वर में कहा, चाहे वे गलत थे या नहीं, चूंकि तुमने मेरे बेटे को मारा है, ये सब तुम्हारी गलती है और तुम्हें इसके लिए भारी कीमत चुकानी होगी। ललित गोयनका ने जोर देकर कहा, ये किस तरह की अतार्किक बकवास है? उसके खुद के बेटे ने खुद को बहुत ज्यादा आंका। भले ही वह एक दानव देवता की पत्नी के साथ छेड़खानी नहीं कर रहा था, कोई भी साधारण आदमी इसे बर्दाश्त नहीं कर सकता था। लोकेश गोयनका बस दिखावा कर रहा था, वह अपने भाई के लिए खड़ा हुआ, इसलिए ये स्वाभाविक था कि वह मारा गया। जब पिता सही और गलत में अंतर किए बिना तुरंत रणवीर को मारना चाहता था, तो उसने सीधे तौर पर कहा कि उसके बेटे ने जो कुछ भी किया वह किसी और की गलती थी। ये बिल्कुल अपमानजनक है। वह गांधार राष्ट्र के नंबर 1 परिवार का मुखिया है, क्या उसके साथ इतनी बेशर्मी से पेश नहीं आया जा सकता? अनन्या कहे बिना न रह सकी, ये गंदी लड़की कहाँ से आए? क्या तुम सब मिले हुए हो? आदमियों, इसकी जीभ काट लो। ललित गोयनका ने क्रूरता से कहा। खटखट, काले कपड़ों में कई अंगरक्षक तुरंत पीछे से बाहर निकले। तुमने मेरी पत्नी को छूने की हिम्मत की, मौत मांग रहे हो? रणवीर की आंखों में कत्ल की मंशा चमक उठी और वह तुरंत दहाड़ा, विक्रम, यह मुझ पर छोड़ दो। विक्रम चिल्लाया। बूम, एक ही पल में वह बाहर निकला। तुम लोगों ने मेरी भाभी पर हाथ उठाने की हिम्मत की, तुम मुसीबत मोल ले रहे हो। जैसे ही उसने बोलना खत्म किया, उसका मुक्का बाहर निकला। अंगरक्षकों ने बहुत तेजी से प्रतिक्रिया दी, उनमें से एक ने दुश्मन पर मुक्का मारा। क्लिक, एक जोरदार धमाके के साथ हड्डी टूट गई। एक जोरदार बूम के साथ विक्रम ने एक ही मुक्के से प्रतिद्वंद्वी के शरीर को चकनाचूर कर दिया। बैंग बैंग बैंग, उसने जल्दी से फिर से प्रहार किया और कुछ मुक्कों के साथ अन्य अंगरक्षक मौके पर ही मारे गए। ये देखकर ललित गोयनका की आंखें तुरंत चमक उठीं। वह बस एक अधीनस्थ है, फिर भी उसके पास इतनी भयानक शक्ति है। तुम अहंकारी लोग, तुमने मेरे 2 बेटों को मार डाला और तुम अभी भी माफी मांगने के लिए घुटने नहीं टेकोगे। तुमने उन लोगों को भी मारने की हिम्मत की जिन्हें मैं अपने साथ लाया था। तुम बहुत अहंकारी हो। क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें परलोक भेज दूं? ललित गोयनका दहाड़ा। मुझे डर है कि लोगों की यह संख्या काफी नहीं है। रणवीर ने सिर हिलाया। बिल्कुल नहीं, यह एक मजाक है। ये सभी शीर्ष विशेषज्ञ हैं जिन्हें मैंने गांधार राष्ट्र की सुप्रीम मार्शल अकेडमी से आमंत्रित किया है। यहाँ तक कि डीन भी व्यक्तिगत रूप से आए थे। उनके पास शक्ति ब्रह्म स्तर की साधना है। बस वह स्तर ही तुम्हें डराने के लिए काफी है न? ललित गोयनका ने गर्व से कहा। ये सुनकर सब हंस पड़े। अज्ञानता, इतनी अज्ञानता। एक मामूली शक्ति ब्रह्म स्तर का साधक कुछ भी नहीं है। यहाँ तक कि सबसे शक्तिशाली विशेषज्ञ भी रणवीर के हाथों मारे गए। क्या तुम लोढ़ा परिवार को जानते हो? रणवीर ने पूछा। बकवास, बेशक मैं जानता हूँ। मैं शीर्ष पश्चिमी रईसों के बारे में तुमसे कहीं ज्यादा जानता हूँ। क्या तुम लालवानी परिवार को जानते हो? रणवीर ने फिर पूछा। ललित गोयनका ने अपना मुंह खोला, लेकिन इससे पहले कि वह जवाब दे पाता, रणवीर की आवाज फिर आई। क्या तुम ओसवाल परिवार को जानते हो? क्या तुम नवमंडल के बारे में जानते हो? तुम जिनके बारे में बात कर रहे हो वे सभी सर्वोच्च प्राणी हैं। मेरे तुम्हें मारने की चाहत से उसका क्या लेना देना है? ललित गोयनका ने भौहें सिकोड़ते हुए पूछा। क्योंकि जिन सर्वोच्च प्राणियों की तुम बात कर रहे हो वे सभी कुछ मिनट पहले मेरे द्वारा मारे गए थे। रणवीर के शब्दों को सुनकर ललित गोयनका की आंखें लगभग बाहर निकल आईं। तुम पागल, ये किस तरह का मजाक है? वे 3 परिवार सभी शीर्ष पश्चिमी कुलीन परिवार हैं और उनकी ताकत हमारे गोयनका परिवार से दर्जनों गुना अधिक है। नवमंडल भी है, अंडरवर्ल्ड के 3 निषिद्ध क्षेत्रों में से एक, जिसकी ताकत 3 कुलीन परिवारों से भी अधिक है। तुम कहते हो कि तुम इन सभी शक्तिशाली लोगों को मार डालोगे। केवल एक बच्चा ही उस पर विश्वास करेगा। ललित गोयनका ने तिरस्कारपूर्ण नजरों से देखा। इन अध्यायों में कहानी एक साधारण युद्ध से निकलकर सत्ता और भाग्य की टकरार बन जाती है। पूरे द्वीप को घेरने वाला व्यू, महासागर की ऊर्जा और प्राचीन लोक की चालें, ये सब यह दिखाते हैं कि दुश्मन सिर्फ सामने नहीं, पर्दे के पीछे भी मौजूद है। लेकिन रणवीर की ताकत सिर्फ तलवार या साधना नहीं है। उसकी असली शक्ति है असंभव को तोड़ देने का साहस। एक मुक्के में युग का टूट जाना सिर्फ जीत नहीं, बल्कि उस भ्रम का अंत है कि ताकत हमेशा संख्या या योजना से आती है। नवमंडल का सफाया एक साधारण अध्याय का अंत है, लेकिन गांधार राष्ट्र का आगमन बताता है कि यह कहानी अभी और ऊंचाई तक जाने वाली है। आगे की लड़ाई अब सिर्फ अंडरवर्ल्ड की नहीं,
बल्कि अंतर्राष्ट्रीय सत्ता और पुराने नियमों को चुनौती देने वाली है।